वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। बच्चों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेटा आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। आज आपका भाई आपके लिए एलिप्स लेके आया है। हम देखिए कॉन्टिन्यूसली दो फिगर पढ़ चुके हैं, सर्कल के बारे में पढ़ चुके हैं, पैराबोला को मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया है कि पैराबोला के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, वर्ल्ड प्रॉब्लम वाला आ जाए तो भी आप लोग कर सकते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन जो इक्वेशन से रिलेटेड है वो आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाई दी है बेटा। अब आज अपन एलिप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एलिप्स की डेफिनेशन आपके लिए बेटा यहाँ पे स्क्रीन पे तैयार कर रखी है कि एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है। भाई आपको पता है कि शेप कैसा होता है, सारे बच्चों को पता है, मैंने बता ही दिया था कि अंडाकार जो शेप है ये हमारा एलिप्स जो है इस तरीके की शेप का होता है। तो डेफिनेशन है एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। जैसे मैंने प्लेन में ये बेटा ये एलिप्स बना रखा है, ठीक है। तो एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि जैसे कितने भी पॉइंट ले लो आप इस प्लेन में, लेकिन कंडीशन ये है सच दैट द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस। जैसे मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P1, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P2, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P3। बहुत सिंपल और बहुत अच्छी डेफिनेशन है। मतलब आप इस प्लेन में इस एलिप्स पे कितने भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने एक P1 ले लिया, एक P2 ले लिया, एक P3 ले लिया। डेफिनेशन है इन पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम, हुज डिस्टेंसेस द सम ऑफ, काम की बात यहाँ पे सम के बारे में बात चल रही, द सम ऑफ whose distances from two fixed point in the plane। तो प्लेन में मुझे दो फिक्स पॉइंट लेने पड़ेंगे। एक फिक्स पॉइंट ये रहा जिसका नाम मैंने F1 दिया, एक फिक्स पॉइंट ये रहा जिसका नाम मैंने F2 दिया। ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बेटा इस एलिप्स के ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस के इक्वल आएगा। आई मीन टू से दैट, मैं यूं कहना चाह रहा हूं, पहला पॉइंट है P1, P1 की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस P1 F1 प्लस इसी पॉइंट की इस वाली सेकंड पॉइंट से जो फिक्स पॉइंट है P1 F2, दैट इज इक्वल टू P1 F1 प्लस P1 F2, दैट इज इक्वल टू P2 F1 प्लस P2 F2, P2 F1 प्लस P2 F2 दैट इज इक्वल टू, अब तीसरा पॉइंट ले लिया मैंने P3 की वापस इस वाले, अगर इधर जा रहे हैं ना तो पहले इससे फिर उससे P3 F1 प्लस P3 F2। तीसरा पॉइंट है P3, उसकी पहले फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस प्लस उसी पॉइंट की दूसरे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। ये तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ये आंसर हमेशा आपका इक्वल आएगा और कांस्टेंट जो कुछ भी आना होगा, ठीक है, जैसे 5 यूनिट, 6 यूनिट, 10 यूनिट, वॉटेवर जो कुछ भी। पहले तो ये डेफिनेशन होती है कि एलिप्स क्या है, एलिप्स उन पॉइंट का सेट है। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो प्लेन में इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं कि उन पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है मेरे भाई। तो ये एलिप्स की हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब यहाँ पे बेटा हमारे को क्या है, दो तरह का एलिप्स पढ़ना है। तो पहले तो मैं आपको पता है उनकी शेप दिखा देता हूं, फिर उनके बारे में मैं ढंग से बात करूंगा कि कैसे क्या होगा, किस तरीके की हमारी कहानी चलेगी। तो बेटा इस तरीके के दो एलिप्स अपन पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे कई सारी चीजें आज आपको नई सिखाऊंगा। एक एलिप्स तो बेटा आपके पास कैसा रहेगा, इस तरीके का एलिप्स बन के आएगा, ठीक है। ये कब बन के आएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। और एक एलिप्स आपके पास मेरे दोस्तों इस तरीके से बन के आएगा, जैसे ये यूं है, एक एलिप्स आपके पास ऐसा वाला बन के आएगा। देखो दोनों में फर्क है, ये एलिप्स अलग है, वो वाला एलिप्स अलग है। तो ये दो केस मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आऊंगा और इनसे रिलेटेड टर्म्स में आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पैराबोला में अपने 4 तरह का पैराबोला पढ़ा था, आप लोगों को याद आ रहा तो, एक तो अपन ने ये वाला पढ़ा था, एक अपन ने इधर पढ़ा था, एक अपन ने ऊपर पढ़ा था और एक अपन ने नीचे पढ़ा था। यहाँ पे अपन को सिर्फ दो तरह का एलिप्स, दो ही तरह का बनेगा, या तो ऐसा बनेगा इस तरीके से या फिर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा होगा क्या। सबसे पहले तो आपको सारी टर्म्स बता देता हूं एक एक करके। हमने यहाँ पे बोला कि एलिप्स उन सभी पॉइंट का सेट है जो प्लेन में इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं कि उनकी दो फिक्स पॉइंट। तो ये जो दो फिक्स पॉइंट होते हैं ना दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले एलिप्स बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये एलिप्स बनाया बेटा आपके भाई ने, ठीक है। तो ये पहला फिक्स पॉइंट जिसका नाम मैंने बोला F1, ये सेकंड फिक्स पॉइंट जिसका नाम मैंने बोला F2, इनको बोलते हैं बेटा फोकस, और अगर प्लूरल मिला के बोलेंगे तो फोकाई। F1 एंड F2 आर फिक्स पॉइंट, दे आर कॉल्ड फोकस, और अगर दोनों को मिला के एक साथ बोलूंगा तो फोकाई, प्लूरल फोकाई। F1 एंड F2 आर फिक्स पॉइंट, दे आर कॉल्ड फोकस ऑफ एलिप्स, ठीक है। उसके बाद ऐसी लाइन जो इससे जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द
फोकाई, ये लाइन सेगमेंट, अगर मैं इन दोनों फोकाई को ज्वाइन कर दूं तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, उसका नाम मैंने दिया ओ। ओ को मैं बोलता हूं बेटा सेंटर, ओ इज कॉल्ड सेंटर। और सेंटर की डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन बाय हार्ट तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम कोई नया फिगर पढ़ेंगे तो हमको उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में अच्छे से तैयार होना है। F1 F2 दोनों फोकाई को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनता है उसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर। ओ इज कॉल्ड सेंटर, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई, अगर हम दोनों फोकस को ज्वाइन कर देंगे, जैसे हमने दोनों फोकस को ज्वाइन कर दिया, ये F1 है ये F2 है, अगर हमने दोनों फोकस को ज्वाइन कर दिया तो फोकस को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बना वो बना F1 F2, उसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज O, उस O को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ एलिप्स। तो सेंटर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि O सेंटर होता है और डेफिनेशन क्या है। अब देखिएगा, द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू O, जो O से जाता है, ये O से जा रहा है और ये इसके क्या होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये इस तरीके से, ये इस वाले लाइन सेगमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ऐसा लाइन सेगमेंट जो बेटा क्या है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो इससे जा रहा है, किससे जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेटा इस वाली लाइन सेगमेंट को, इस वाली लाइन को मैं बोलता हूं हमारे एलिप्स की माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस क्या होती है उसके बारे में समझना। माइनर एक्सिस क्या होती है, द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर, द लाइन सेगमेंट, आप कहें तो लिख देता हूं, लाइन सेगमेंट या लाइन जो भी आप बोलना चाहें, विच पासेस थ्रू द सेंटर, द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड perpendicular, the line segment which passes through the center and perpendicular to the line segment joining the foci, to the line segment joining the foci, फोकाई को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह से 90 डिग्री बनाएगा और इस सेंटर से पास होना चाहिए। तो बेटा इस वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, हमारे एलिप्स की माइनर एक्सिस। और अगर मैं अब इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे करके, ये करके, अब आएगा कमाल, ये सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा ये जो लाइन सेगमेंट है जो कहां से जा रहा है, द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द फोकाई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो माइनर एक्सिस तो क्या हो गई बेटा, ये वाली, और ये हमारी मेजर एक्सिस। इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया ए, यहाँ पे कट किया, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया बी, और ऐसे ही माइनर एक्सिस ने ऊपर कट किया और नीचे कट किया, तो इन पॉइंट्स के नाम दे दिया हमने सी और डी। तो देखिएगा बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द फोकाई, द लाइन सेगमेंट, the line segment which passes through the foci, the line segment through the foci, is called the major axis। ऐसा लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट का नाम क्या दिया बच्चों मैंने, AB। ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों फोकाई से निकल रहा है, the line segment through the foci is called major axis। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूं कि मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है। तो मेजर एक्सिस पता है क्या होती है, मेजर और माइनर में कंफ्यूज मत होना। मेजर एक्सिस वो होती है जो दोनों फोकाई से निकल रही है। तो बेटा दोनों फोकाई से तो कौन निकल रहा है, ए बी निकल रहा है, इसका मतलब ए बी को बोलेंगे माइनर, ए बी को बोलेंगे मेजर एक्सिस और सी डी को बोलेंगे बेटा माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे दो एक्सिस दिखाई देगी आपको, जैसे हमारे पास होते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हालांकि बनेगा तो वैसा ही, अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस केस में जब हमने देखा कि हम किसको मेजर एक्सिस बोले, हम उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे जो दोनों फोकस से जा रही है। तो कौन सा लाइन सेगमेंट दोनों फोकस से जा रहा है, ए बी, तो ए बी इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कौन हो गई बच्चों, ए बी। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से निकल रहा हो, वो है बच्चों सी डी, तो उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन बताइए मैंने आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की। तो ये तो हो गई मेजर, और जो सेंटर से जा रही है और हमारी मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है उसको हम बोलते हैं बच्चों माइनर एक्सिस। ये हो गई हमारी माइनर एक्सिस, क्या हो गई बच्चों, सी डी। तो इन दोनों फिक्स पॉइंट का नाम तो हमने क्या दिया, फोकाई, ठीक है। फिर हमने बोल दिया ए बी क्या है बेटा, मेजर एक्सिस। फिर
फिर हमने बोल दिया सी डी क्या है, माइनर एक्सिस। ठीक है दोस्तों, हमने ओ के बारे में बता दिया, ओ क्या है हमारे एलिप्स का सेंटर। अब देखिएगा इस लाइन सेगमेंट ए बी ने, इस एलिप्स को कहां पे कट किया बच्चों, ए पे और बी पे। तो इनको हम बोलते हैं वर्टाइसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, ए एंड बी आर कॉल्ड वर्टाइसेस ऑफ एलिप्स, आर कॉल्ड वर्टाइसेस। मतलब ये पहली वर्टेक्स, ये दूसरी वर्टेक्स, तो प्लूरल मिला के मैं क्या बोलूंगा, वर्टाइसेस। ए एंड बी आर कॉल्ड वर्टाइसेस ऑफ एन एलिप्स। ए और बी जो है हमारे एलिप्स की क्या बच्चों, वर्टाइसेस है। ए और बी के बारे में बात कर रहा हूं बस ओनली। तो एक तो एलिप्स की वर्टेक्स है ए और एक हमारे एलिप्स की वर्टेक्स है बच्चों बी। ठीक है, और कहने में इनको हम यूं भी बोल सकते हैं कि ये हमारी मेजर एक्सिस के क्या है, एंड पॉइंट। एक इधर है, एक उधर है। अब यहाँ पे जो हमारे को जो नोटेशन लेके जो चलना है, जो काम करना है ना इस चैप्टर में, वो इंपॉर्टेंट है कि अपने को क्या नोटेशन लेके चलना है, कैसे काम करना है। तो उसके लिए मैं इसको एकदम प्रॉपर बनाऊंगा आपके लिए एक बार वापस, और बराबर आपको दिखाऊंगा कि वो जो 2 केस मैंने आपको दिखाए थे किस तरीके से हमारी कहानी चलने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ये सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, अब आपको एकदम प्रॉपर बात बताएंगे ताकि आपको मजा आ जाए। बेटा अगर हमारी एक्स एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस है, अब चलेगी कहानी। हमारा जो एलिप्स होता है वो 2 तरह से होता है। अगर एक्स एक्सिस क्या है, अगर एक्स एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस है तो हमारा एलिप्स बनेगा भाई इस तरह से, ऐसे करके यू। अगर हमारी एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो इफ एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस, मतलब दोनों फोकस अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि यार हमारी एक्स एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस है। ठीक है, और अगर हमारी वाई एक्सिस कभी मेजर एक्सिस हो तो उस केस में अलग प्रोग्राम होगा। तो अभी मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूं वो ये वाला। अगर ऐसा है तो बेटा आपका एलिप्स यू बनेगा। और अगर आपकी मेजर एक्सिस कौन सी बेटा, वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस आपको समझ में आई गई होगी कि दोनों फोकस कहां पे लाई करेगी, वाई एक्सिस पे। तो उस केस में जो आपका एलिप्स बनेगा ना बच्चों, वो ऐसा बनेगा इस तरह से, ये वाला एलिप्स कब बनेगा, जब आपकी मेजर एक्सिस कौन सी हो, वाई एक्सिस। और ये वाला एलिप्स कब बनेगा, जब आपकी मेजर एक्सिस कौन हो बच्चों, एक्स एक्सिस। अब इस फिगर को देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा, वो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। तो देखना बेटा, सबसे पहले हमने बोला कि अगर हमारे एलिप्स की जो एक्सिस है कौन सी, मेजर एक्सिस, वो क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस। तो इसको तो मैंने एक्स एक्सिस बनाया, इसको मैंने वाई एक्सिस बनाया। तो सबसे पहला प्रोग्राम बेटा आप जानते हैं, ये जो पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन को हम यहाँ पे सेंटर मान के चलते हैं। तो हमारा जो ओरिजिन है ना, वही हमारे एलिप्स का क्या है बच्चों, सेंटर है। तो पहली बात तो ये हो गई। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0,0 आने ही। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब अपन स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, जैसे वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते थे ना पैराबोला में, तो हम क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला की वर्टेक्स ओरिजिन पे होती थी। ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होता है, सेंटर इज एट ओरिजिन। ठीक है, अब उसके बाद आपको बताइए बेटा, इस पॉइंट का मैंने क्या नाम दिया था, ए, और इसका मैंने क्या नाम दिया था बच्चों, बी। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको लेके चलनी है, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक फोकस तो यहाँ बनाएंगे, इसका नाम मैंने बोल दिया बच्चों F1, और एक फोकस हम यहाँ पे बनाएंगे जिसका नाम मैंने बोल दिया F2। ठीक है, क्योंकि दोनों फोकस जो होती है वो किस पे लाई करेगी, मेजर एक्सिस पे तो लाई करेगी, और ये रही आपकी मेजर एक्सिस, तो अंदर ही तो लाई करेगी, F1 और ये F2। ठीक है भाई, अब आप देखना, यहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट तो पता ही है 0,0। हम बोलते हैं कि हमारे पास जो ये वाली जो डिस्टेंस है O2A, इसको हमने क्या मान लिया बेटा, कुछ तो होगी, मैंने इसको A मान लिया, A, O2A। और इस पॉइंट का भी नाम दे दो C, और भाई इसका भी नाम दे दो D। ये रहा, तो ये एलिप्स एकदम प्रॉपर बना रखा है। लेकिन मैंने बोला कि O2A, इसको हमने क्या मान रखा बच्चों, A मान रखा है। ये हम जनरली ऐसे ही मानेंगे, लेट OA इक्वल टू स्मॉल है। अगर ये A है तो OB भी कितना आएगा बच्चों, OB भी बाय डिफॉल्ट आपके पास A ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटर है, और एलिप्स जो होता है वो इधर और इधर सिमेट्रिक होता है, जितना इधर है उतना ही उधर है। तो अगर OA हमारे पास A है बच्चों, तो OB भी हमारे पास कितना आएगा बेटा, A आएगा। इन द सेम मैनर आपको बता देता हूं, इधर जब ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, जैसे यहाँ तो हमने बोल दिया कि भैया हमको क्या बोलना है, ये A बोलना है, इधर A बोलना है, तो इधर भी हमको A बोलना है। ऊपर चलेंगे तो हम बोलेंगे OC को मैंने क्या बोला बच्चों, B। ये वाली डिस्टेंस को अगर मैं B, क्योंकि कुछ तो होगी, तो OD भी क्या आएगी बच्चों, B। तो हमें पता लग गया, OC बोलो चाहे OD बोलो, दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा, B बोलेंगे। तो OA अगर A है
तो OB भी A है, OC अगर B है तो OD भी क्या है बच्चों, B है। पहली बात तो ये, ठीक है। और ये A से लेके B तक, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। A to B होता है लेंथ ऑफ, क्योंकि आप जानते हैं ये A और ये B, तो ये आपकी क्या है, मेजर एक्सिस। कोई कहेगा मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, हम क्या बोलेंगे, A से लेके B तक, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। 1 मिनट में समझ में आ गया होगा आप सभी को कि आंसर आने वाला है 2 है, क्योंकि इधर भी A है उधर भी A है। और हाथों हाथ एक बात और बता देता हूं, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं किसको, A को। अगर कोई बोलेगा ना A क्या है, तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि पूरी मेजर एक्सिस की लेंथ तो क्या है, 2 है। और अगर कोई बोले सेमी की बात करो तो A की बात चल रही है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू A। जो कहानी हमने मेजर एक्सिस के लिए करी वही कहानी हम माइनर के लिए भी करेंगे, तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2B। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2B। माइनर एक्सिस की जो लेंथ आएगी बच्चों वो क्या आएगी, वो 2B आएगी। तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ, अगर सेमी माइनर बोला जाएगा तो सेमी माइनर के लिए मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, B लिख दूंगा। कहानी खत्म। मेजर एक्सिस की लेंथ 2 है, माइनर एक्सिस की लेंथ 2B। और सेमी के लिए बोलेंगे तो मेजर में A बोलूंगा, सेमी मेजर, और सेमी माइनर में B बोलूंगा भाई। तो पहले तो ये बात मुझे क्लियर हो गई कि ये A क्या है। फिर उसके बाद मुझे ये दे रखा है कि A और B, मुझे क्या दे रखा है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि A और B जो है वो हमारे एलिप्स की वर्टाइसेस है। तो कोई कहेगा इस A के कोऑर्डिनेट क्या है, हम क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस A है और ये x पे लाई कर रहा है तो y0, तो इसके कोऑर्डिनेट A,0। और इस वाले के कोऑर्डिनेट बेटा आप जानते हैं यहाँ पे तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर डिस्टेंस को हमको नेगेटिव लेना है, उधर डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। तो A के कोऑर्डिनेट तो -A,0 और B के कोऑर्डिनेट A,0। ये वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट निकाल दिए हमने, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस है A, वो भी A, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। A के कोऑर्डिनेट पता लगे, B के कोऑर्डिनेट पता लगे। कोई कहे C के कोऑर्डिनेट निकालो, तो हम क्या कहेंगे, C कहाँ पे है, C हमारा y एक्सिस पे है, तो 0,B, और यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट 0,-B। ये तो हो गई हमारी कहानी। अब उसके बाद एक चीज और हमको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है, क्या हम बोलते हैं कि भैया O to F, मतलब सेंटर से जो हमारे फोकस की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिया, C लिया, O to F। तो हम यहाँ पे अगर इसको C ले रहे हैं भाई, तो सीधी सीधी सी बात है, इधर C तो उधर भी C। अगर इस तरफ C है तो उधर भी C आएगा, क्यों, क्योंकि सेंटर से दोनों की डिस्टेंस क्या आएगी, इक्वल आएगी। इधर वाली फोकस और उधर वाली फोकस, OF1 को हमने क्या लिया बेटा, C, तो हमारा जो OF2 है वो भी कितना आएगा, वो भी C आएगा। तो ये वाले डिस्टेंस अगर C है तो ये वाले डिस्टेंस भी C आएगी। तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, इधर की तरफ C क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो -C,0। उधर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, C,0, क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ वाले डिस्टेंस जो है वो भी C है और इधर वाले डिस्टेंस जो है वो भी C है। तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस F1 F2 वो कितनी आ गई, 2C। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B। कब, जब हमारी दोनों फोकस x एक्सिस पे लाई कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो हमारी मेजर एक्सिस है वो भी कहाँ है, x एक्सिस पे है। तो बेटा ये हो गई बात। और दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2C आएगी, क्यों, क्योंकि हमने सेंटर से पहली फोकस की डिस्टेंस को क्या बोल रखा है, C बोल रखा है। तो इधर भी C उधर भी C, तो टोटल कितना है मेरे भाइयों, 2C। तो बेटा ये सारी जो टर्म्स है ये मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आपको कुछ और बातें बताने वाला हूं जो आपको मजा दिला देगी बेटा। एक नंबर देखिएगा, अब आपको एक रिलेशन बताने वाला हूं इनके बीच में, तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। ये अब सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं बेटा, ये वाला केस आप लोगों को समझ में आई गया, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो ये जो कंडीशन है ना, ये वाली जो हमने कंडीशन बात करी, जैसे हम पैराबोला में नहीं कहते थे कि भैया अगर हमारा पैराबोला इस तरीके का बन रहा है, ऐसा वाला, ये, तो हम बोलते थे इस वाले पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x। तो कोई इक्वेशन होती है ना, ऐसे यहाँ पे हमारे एलिप्स की भी एक इक्वेशन है। तो इस तरीके का अगर एलिप्स बन रहा है, अगर ऐसा वाला एलिप्स बन रहा है, ऐसा वाला से मतलब अगर दोनों फोकस किस पे लाई कर रही है, x एक्सिस पे, इसका मतलब जो हमारी x एक्सिस है वो क्या है, मेजर एक्सिस। तो ऐसी कंडीशन में हमारे एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन पे आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। मतलब अगर एलिप्स की ऐसी इक्वेशन दे रखी जो मैं अभी आपके लिए लिखने वाला हूं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा वाला एलिप्स बनेगा। इक्वेशन होती है दोस्तों, याद रखिएगा, x² / a² प्लस y² / b² = 1। आपका भाई आपको बहुत तगड़े तरीके से याद कराएगा। एलिप्स की इक्वेशन ये, दोनों केस में यही लिखूंगा, लेकिन
इस केस में a ग्रेटर देन b होता है, इफ a ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b दे रखा है तो आप बोलेंगे कि सर ऐसी कंडीशन में हमारा जो एलिप्स है वो ऐसा वाला बनेगा। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। आप कहेंगे सर 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 5 ग्रेटर देन 4 है सर। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो a की वैल्यू 5 है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, b की वैल्यू 4 है। तो हमें यहाँ पता लग गया कि a ग्रेटर देन b है। अगर a ग्रेटर देन b है ना तो हमारा जो एलिप्स बनेगा ना वो 100% ये वाला बनेगा। ये होती है बात। तो मैं आपको इक्वेशन एक ही याद करवा रहा हूँ। सरकारी किताब में 2 इक्वेशन याद करवा रखी है, अपन ऐसे नहीं करेंगे। अपन क्या याद रखेंगे? इक्वेशन तो एक ही होती है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a ग्रेटर देन b है तो ऐसा वाला एलिप्स बनेगा, और अगर a लेस देन b है तो दूसरा वाला केस बन जाएगा। दूसरा वाला केस देखिए आप, उसमें हमारी मेजर एक्सिस y एक्सिस, उसमें हमारी दोनों फोकस जो कहां चली जाएगी? y एक्सिस पे चली जाएगी। साइमल्टेनियसली बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन में, इक्वेशन अभी आप लोगों ने देखा था, डेफिनेशन की जरूरत नहीं, मिटा देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था कि एलिप्स की इक्वेशन तो यही होती है, यही याद रखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पता है हाइपरबोला में मैं यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाया करूंगा, अभी से याद रखना आप लोग। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है तो ये वाला एलिप्स बनेगा। लेकिन a लेस देन b है, अगर a b से छोटा है, मतलब की बार अगर b बड़ा है, ठीक है ना। जैसे अगर ऐसा आ जाए कभी पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, तो आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पे a की वैल्यू तो 4 है, b की वैल्यू 5 है, तो b बड़ा आ गया सर, तो क्या ऐसा बनेगा? मैं कहूँगा नहीं, अब ऐसा नहीं बनेगा। अब आपका एलिप्स जो बनेगा ना दोस्तों, वो इस तरह से बनेगा मेरे भाइयों, ऐसा वाला शेप लेके आएगा आपका एलिप्स इस तरीके से। आप कहेंगे कि ऐसा वाला बनेगा, तो आपका एलिप्स जो बनेगा आपकी बार बच्चों वो ऐसा वाला बनेगा, वो यूं नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब a लेस देन b होता है तो दोनों फोकस जो होती है ना वो y एक्सिस पे चली जाती है। तो ये फोटो जस्ट कैसा होने वाला है देखिएगा आप, बात तो मैं वही करूंगा, ठीक है। ये a दे दूंगा यहाँ पे नाम, यहाँ पे नाम b दे दूंगा, यहाँ पे नाम भाइयों में c दे दूंगा, और यहाँ पे नाम में d दे दूंगा। ये मेरा जो है ये सेंटर होता ही है। आप बोलेंगे सर आपकी बार जो हमारी फोकस है ना, हमारी फोकस कहाँ पे चली गई? y एक्सिस पे चली गई। तो एक फोकस तो मैंने यहाँ पे लिख दी f1, एक फोकस मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दी f2। तो वही हमारी कहानी, ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये c होती है, तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी क्या रहेगी बच्चों? c आएगी। लेकिन इस कंडीशन में फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? ये y पे है तो 0, c, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 0, माइनस का c। ये, और मैंने आपको बताया था o से a की जो डिस्टेंस है हम इसको क्या मानते हैं बेटा? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब की बार जो मेजर एक्सिस है वो क्या है? अलोंग y एक्सिस। यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या थी? मेजर एक्सिस थी यहाँ पे बेटा अलोंग x एक्सिस, और यहाँ पे आपकी बार चेंज हो गया प्रोग्राम, मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस। मेजर एक्सिस y एक्सिस पे चली गई, क्यों? क्योंकि दोनों फोकस y एक्सिस पे लाई कर रही है। तो पहली फोकस के कोऑर्डिनेट तो आ गए 0, c, दूसरी फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -c। देखो यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे अलग है, वहां पे अलग है, और इस वाली लेंथ को हम a बोलते हैं तो ये वाली लेंथ भी a। तो अब की बार मेजर एक्सिस जो है ना उसकी लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो अपन वही बोलते चलेंगे, ठीक है। बस कहानी ये होगी कि ये बदल जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी मेजर एक्सिस जो है ना वो हम बोलते थे बेटा, तो हम बोलेंगे कि मेजर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी 2b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बस उल्टा बोलना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2b, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2 है। क्योंकि हम यहाँ पे इधर वाले नोटेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? हम इधर वाले नोटेशन को बोलते थे b, और इधर वाले नोटेशन को भी बोलते थे b, इधर वाले को a बोलते थे। तो जो हमारी यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ थी 2 है, वो अब वहां पे माइनर हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। तो पहले तो एक ये फिगर भेजे में होना चाहिए, एक ये वाला फिगर भेजे में सेट होना चाहिए, इसका जस्ट उल्टा करना है। जो यहाँ पे मेजर एक्सिस है वो वहां पे माइनर है, जो यहाँ पे माइनर है वो वहां पे मेजर है। यहाँ पे दोनों फोकाई एक्स एक्सिस पे थी, यहाँ पे दोनों फोकाई बच्चों किस पे? वाई एक्सिस पे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, ये अगर आता है ना तो उसके लिए तो बस उल्टा करना है। बस ये याद रखना है कि ये वाला कब बनता है? जब आपका a लेस देन b हो। किसमें? इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन में। देखना भाई,
यहाँ पे अब एक चीज और सिखाने वाला हूँ। ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकाई से निकलता हो और परपेंडिकुलर हो किसके, मेजर एक्सिस के, ऐसे करके यूं बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया P और यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया। ऐसा लाइन सेगमेंट जो किससे जा रहा है बच्चों, फोकस से जा रहा है और किसके परपेंडिकुलर है, हमारी मेजर एक्सिस के। इधर बने चाहे इधर बने, बात एक ही है। इधर से जाएगा तो भी वही बात है, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर इसका नाम मैं R दूं और इसका नाम मैं S दूं तो मेरा PQ और RS दोनों इक्वल आएगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों लेटस रेक्टम। इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। यहाँ पे भी तो लेटस रेक्टम जन्म लेगा। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकाई से, जो किसी भी फोकस से, ऐसा लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और फोकस से गुजरना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पे लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, 2b² इस वाले केस में, और उस वाले केस में अपन अलग कर देंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b²/a। ये हो गया बेटा हमारा प्रोग्राम। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखानी है मेरे को, जो देखिएगा। लेटस रेक्टम की लेंथ को डिराइव करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आराम से डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए आएगा सीधा सीधा। तो बेटा आपको पता है, अगर इक्वेशन आपके पास है तो सीधा ठोकेंगे ना यार, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालेंगे। तो जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, मैं इस वाले केस के लिए कर रहा हूँ अभी। ये कौन सा केस है, जब दोनों फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, मतलब मेरी मेजर एक्सिस जो है वो है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप देखना, एक रिलेशन बताना है मेरे को आपको, रिलेशन बिटवीन, बड़ा गजब का रिलेशन है बिटवीन ए का मतलब सेमी मेजर एक्सिस, बी का मतलब सेमी माइनर एक्सिस, और सी, इन तीनों में रिलेशन बताने वाला हूं। रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, क्योंकि सी का मतलब है सेंटर से फोकस की डिस्टेंस। ठीक है, तो वो होता है बच्चों हमारे पास a² = b² + c²। ये हमारा आंसर होता है, a² = b² + c²। ये हमारा आंसर है बच्चों, किसका? अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो आंसर आएगा a² = b² + c²। तो बेटा ये जो रिजल्ट आया ना, अब इससे मैं आपके सामने बहुत ही दो प्यारे से रिजल्ट लेके आने वाला हूँ। ये आपको रिलेशन जो पता लगा a, b और c के बीच में, आपने देखा कि क्या होता है, a² = b² + c²। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे बोले कि भाई आपको c² निकालना है, तो आप क्या कहेंगे, c² निकालने के लिए इधर माइनस में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट c² = a² - b²। ये तो लिखूंगा मैं, c² = a² - b², और c निकालना है तो ये वैल्यू रूट में चली जाएगी। दिस इंप्लाइज द c = रूट के अंदर a² - b²। इसका मतलब अगर कभी मुझे a और b पता है तो मैं c भी निकाल सकता हूँ। सेंटर से फोकस की डिस्टेंस c = रूट के अंदर a² - b²। अब भाई देखना, आपको बहुत गजब के रिजल्ट बताने वाला हूँ, वो रिजल्ट यहीं से पैदा हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज जानबूझ के बताई, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कहानी छुपी हुई है। एलिप्स के दो स्पेशल केस बता रहा हूँ मैं आपको, एलिप्स के दो स्पेशल केस बता रहा हूँ, मजा आएगा आपको, नॉलेज गजब की बढ़ेगी आपकी। स्पेशल केस है एलिप्स के दो। अगर कभी मेरे भाइयों इफ c = 0, अगर कभी c 0 के इक्वल हो जाए, अगर कभी आपका c किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है। c 0 के इक्वल होने से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पॉइंट है ना, ये सेंटर से जो फोकस की जो डिस्टेंस है, मतलब दोनों फोकस अगर कहाँ पे आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए, मतलब सेंटर पे ही कौन आ जाए, फोकस आ जाए दोनों की दोनों। तो अगर कभी c की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे c की वैल्यू अगर 0 है तो सर a² b² के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब a और b दोनों बराबर हो जाएंगे। मजा आ गया। जैसे ही a और b दोनों इक्वल हो गए ना, तो आप जानते हैं a क्या होता है, यहाँ तक की डिस्टेंस, और b क्या होता है, यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर ये वाली डिस्टेंस OB इस वाली डिस्टेंस OC के बराबर आ जाए तो बेटा कमाल हो गया ना। ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से इधर की और सेंटर से इधर की डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब रेडियस बन चुकी है। तो एलिप्स का स्पेशल केस होता है हमारा सर्कल। तो सर्कल जो है दैट इज एन स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स। कब? जब इस वाली इक्वेशन में हमारा c क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब दोनों की दोनों फोकाई कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए। तो दिस इंप्लाइज दैट a = b एंड वी विल गेट अ सर्कल। तो सर्कल क्या है, एलिप्स का एक स्पेशल केस है। कब? जब c क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो पहला केस तो ये हुआ, और उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारी ये कहानी जो है ना, ये खत्म होके
ए और बी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हम ऐसा काम करते हैं उस कंडीशन में, भैया एलिप्स रिड्यूस होके ऐसा बन गया, ये एक्सिस तो जा रही थी जो जा रही थी, ये सेंटर था, ये आ गया हमारा ए पॉइंट और ये आ गया हमारा सी पॉइंट, और हमने बोला कि ये जो है ये इसके बराबर हो गया। अगर ऐसा हो गया तो एलिप्स जो है ना वो रिड्यूस हो गए सर्कल बन गया। पहला केस तो ये। सेकंड केस, अगर कभी हमारे पास क्या हो भाई, अगर कभी हमारे पास ऐसा हो कि हमारा जो ए और सी है वो दोनों इक्वल हो जाए। सेकंड केस में इफ ए इक्वल टू सी, अगर ए और सी दोनों इक्वल हो जाए, जो ए है वो किसके इक्वल हो जाए, सी के इक्वल हो जाए। मतलब जितनी डिस्टेंस पे ये वाली कहानी चल रही थी हमारा, जैसे एलिप्स फिर बना देता हूं एक बार, ये वाली जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ वाली जो डिस्टेंस है, इसको आपने नाम दिया था बच्चों ए, और यहाँ पे फोकस थी F1, इस वाले डिस्टेंस का आपने नाम दिया था बच्चों क्या, C। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर A और C दोनों बराबर हो जाए, मतलब ये फोकस यहाँ की जगह कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंच जाए। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाए तो ये फोकस अगर यहाँ की जगह यहाँ पहुंच जाएगी ना, तो आप अपनी इक्वेशन में एक ही जगह C पुट करिए, आपको गजब का रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे आप क्या कहेंगे, A और C दोनों बराबर है, जैसे हम कहेंगे A और C दोनों बराबर है तो इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर की जिंदगी खराब, b की वैल्यू 0। इसका मतलब ये जो आपका कर्व जो ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जाएगा ही नहीं, ये b बनेगा ही नहीं। अगर ये b बनेगा नहीं तो ये चीज कैसे मिल सकती है, इसका मतलब ये चीज रिड्यूस हो जाएगी, उधर से भी रिड्यूस होगी तो नीचे से भी बेटा रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब आपको जो मिलेगा वो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि b तो 0 हो गया, और b क्या होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, वो तो मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, ये और सेम ये पिक्चर, इधर हम a लेते थे, इधर हम b लेते थे, ये वाली डिस्टेंस भी a और ये वाली डिस्टेंस भी हमारी a। तो बेटा अगर a और c दोनों इक्वल हो जाएंगे, इफ a इक्वल टू c, तो ऐसी कंडीशन में जैसे मैं a की जगह c पुट करूंगा, b मेरा 0 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जिसका नाम है AB। तो एलिप्स के दो स्पेशल केस बताए मैंने आपको, एक तो सर्कल वाला और एक लाइन सेगमेंट वाला। अब आप देखिएगा, इसेंट्रिसिटी का नाम हमने सुना था, इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड अब आपके पास चीज लेके आने वाला हूं। आपने देखा था कि जो इसेंट्रिसिटी होती है ना, उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिप्स के केस में जो इसेंट्रिसिटी होती है E, उसका फॉर्मूला होता है C/है। एलिप्स के केस में जो इसेंट्रिसिटी होती है E, उसका फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों C/है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फोकस करना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ में आपको बता ही चुका हूं। अब मैं आपके लिए इतना गजब का चार्ट बनाने वाला हूं, वो चार्ट अगर आपको याद है, याद तो आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा। जैसे मैं बनाने लगूंगा, आपके दोनों के दोनों एलिप्स खत्म हो जाएंगे। दोनों से मतलब एक तो जब a ग्रेटर देन b और एक जब हमारा a लेस देन b, दोनों केस। तो देखिएगा टेबल और इतनी शानदार दिखाऊंगा आपको। एट द सेम टाइम बनाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। तो देखिएगा हमारा जो एलिप्स है, अगर वो इस फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन कहानी क्या चल रही है, ए ग्रेटर देन बी। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, तो क्या होने वाला है, ठीक है। और अगर हमारा एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन तो वही रहेगी। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पे आ जाएगा इफ ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी है तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी है तो क्या होगा, ठीक है। और इधर हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स में लेके आने वाला हूँ। पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो इस केस में आप सेंटर के कोऑर्डिनेट के बारे में क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, सर कोई सा भी केस लेके आओ, सेंटर आपका हमेशा ओरिजिन पे रहेगा, क्योंकि ये एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिप्स का सेंटर हमेशा ओरिजिन पे होता है। सेंटर को मैं C बोलूं, O बोलूं, कुछ भी बोलूं, ओरिजिन को जनरली ये बोलता हूं। तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा 0,0, इस केस में भी और इस केस में भी क्या आएंगे 0,0, समझ से जाइएगा मेरे साथ साथ। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ किसके कोऑर्डिनेट, वर्टाइसेस। आप जानते हैं जब ये वाला केस होता है तो वर्टाइसेस कहाँ आती है बेटा, एक्स एक्सिस पे। इस तरीके से आपकी वर्टाइसेस आती है, ए और बी, ऐसे मैंने बनाई थी। तो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, पहली वर्टेक्स अगर ए, अगर आप ए को बोल रहे हैं किधर, उस तरफ, तो आप बोलेंगे a,0, और दूसरी वर्टेक्स बी, तो उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे भाई -a,0।
ऐसा वाला एलिप्स है हमारा। कंफ्यूज मत होना, अब इतना अच्छे से पढ़ा दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये हमारा सेंटर है ओरिजिन पे, तो ये वाले डिस्टेंस अगर ए है तो इसके कोऑर्डिनेट a,0, ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इसके कोऑर्डिनेट -a,0। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। लेकिन अगर ऐसा वाला एलिप्स ना होके हमारा एलिप्स कौन सा वाला है, वो वाला, मतलब रियल में ये वाला, तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हमारे किसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, और वो कोऑर्डिनेट चेंज होकर क्या हो जाएंगे बेटा, 0,b और 0,-b, ये हो जाएगा। यहाँ पे तो आएगा a,0, वहां पे आएगा -a,0। उस केस में b के रेस्पेक्ट में चली जाएगी। मैंने कहा था ना जस्ट उल्टा हो जाता है, 0,b 0,-b, क्योंकि हम इस वाले डिस्टेंस को क्या लेते हैं बच्चों, b, और नीचे जाएगी तो इसको -b बोलेंगे। तो 0,b और 0,-b, ये c पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0,b, ये d पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0,-b। उम्मीद कर रहा हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, ये तेज बना रहा हूँ डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर वर्टाइसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट। पहली फोकस को जैसे यहाँ पे अपन सी और डी बोल रहे थे ना, सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट, बस इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई जो होती है हमारी, आपको पता ही है, फोकस के कोऑर्डिनेट हमने क्या बोला था कि भैया c,0, तो यहाँ पे बात करेंगे फोकस के कोऑर्डिनेट, इस केस में c,0, और सेकंड वाली के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -c,0, क्योंकि एक फोकाई इस तरफ है, एक उस तरफ है। इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, फोकाई के कोऑर्डिनेट 0,c और 0,-c। फोकाई में तो बस ये फर्क रहेगा। तो फोकस के लिए हम बात करेंगे तो c,0 -c,0, उसमें सिर्फ इतना सा अंतर आएगा कि y पे लाई कर रही है तो x 0 हो गया। ठीक है, अब ये c के बारे में याद रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसेंट्रिसिटी जो है ना, ये इसके बारे में अपन ने बात करी थी, इक्वल टू क्या बताया था, c/है। मैंने बोला था इसेंट्रिसिटी E क्या होती है, c/है। तो c की जगह मैं बेटा AE भी पुट कर सकता हूँ। c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AE। इसका मतलब मेरी जो फोकस है ना, उसके कोऑर्डिनेट में ऐसे भी लिख सकता हूँ। c की जगह AE लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, AE, -0 ये याद रखना। क्यों, क्योंकि मैं c को AE बोलता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, c की जगह मैं AE लिख सकता हूँ, क्योंकि इसेंट्रिसिटी E का फॉर्मूला होता है c/है, AE, -AE,0। उस केस में बेटा b के साथ चला जाएगा प्रोग्राम, 0,BE और 0,-BE, बस इतना सा हो जाता है। वहां पे यहाँ पे जब हमने बोला था इक्वल टू c/, वहां पे इक्वल टू c/b आ जाएगा, तो 0,BE और 0,-BE, ये मेरा किसका काम हुआ, फोकाई का काम हुआ। अब देखिए फोकाई के बाद नंबर आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सारे पॉइंट में साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इस केस में मेजर एक्सिस क्या होती है बेटा, एक्स एक्सिस पे होती है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ को हमने क्या बोला था, इस केस में 2a। ठीक है, लेकिन उस केस में हमारी मेजर एक्सिस कहाँ पे आएगी, y पे। तो उस केस में मेजर एक्सिस की लेंथ क्या आएगी, 2b। उल्टा चला देते हैं बस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जो यहाँ की माइनर है वो वहाँ की मेजर हो जाएगी। तो वहाँ की मेजर कौन है, 2b, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, और यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2a। कितना आसान काम है, इसको याद रखो। इस वाले को उसमें उल्टा करते हुए चलो, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a तो वहां पे 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b तो वहां पे 2a। चलो जी आगे किसका नंबर आया, हाँ ये एक चीज है जो मैं रोक रखा था मैंने अभी इसको, चलो इसको सबसे लास्ट में लेंगे। पहले तो इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, इक्वल टू रूट के अंदर 1-b² ये यहीं से आया। इक्वल टू c/c आप लोगों को पता ही है बेटा, तो e के बारे में याद रखना, इक्वल टू रूट के अंदर 1-b²/a²। ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट निकालनी है ना, a और b पता है तो डायरेक्ट अपन ऐसे करके कर सकते हैं। इक्वल टू, क्योंकि जनरली हमारे पास क्या रहेगी बेटा, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी, तो वहां पे a और b पता होता है। तो e निकालने का डायरेक्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, इक्वल टू रूट के अंदर 1-b²/a²। सेमी माइनर ऊपर आएगा, सेमी मेजर नीचे आएगा इस वाले केस में, और उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। वहां पे आ जाएगा इक्वल टू रूट के अंदर 1-a²/b²। मतलब पहले क्या करना है, पहले ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, b²/a² को कैलकुलेट करना, फिर उसको 1 में से माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट करना है। तो ये तो बेटा यहाँ पे बिल्कुल इसेंट्रिसिटी अगर याद है तो वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल टू रूट बनाना है, उसके अंदर 1-b², सेमी माइनर ऊपर, अपॉन में सेमी मेजर। ठीक है,
ये हो गई कहानी। उसके बाद बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, उसकी लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है मेरे भाई वो थी 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे याद है ना, वहां पे जस्ट उल्टा करना है, b की जगह a को पहुंचा देना है, वहां पे आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b, 2a स्क्वायर अपॉन b। यहाँ पे जो करना है उसका जस्ट उल्टा वहां पे करना है। तो यहाँ का याद रखो आप, और वहां पे a और b को शफल करते हुए चलो। अगर ये पता है तो वो तो बेटा अपने आप ही पता है। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है बेटा वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, वहां पे लिखेंगे तो 2a स्क्वायर अपॉन b। ये हो गई हमारी कहानी। ठीक, अब कुछ पॉइंट और बचे हैं, एक दो, ये सारे पॉइंट में बता चुका था। अब है हमारे पास एक तो फोकल डिस्टेंस, एक तो ये, और एक इसेंट्रिसिटी। ये दो चीजें, इसेंट्रिसिटी तो बता दे, सॉरी, एक तो फोकल डिस्टेंस और एक डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने पैराबोला में तो डायरेक्ट्रिक्स बनाई थी, तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स नहीं बनती है क्या? यहाँ पे भी बनती है, लेकिन हमारी सरकारी किताब में जो हमारे को एलिप्स बना के दे रखा है ना, उसमें डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कोई बात करी ही नहीं, लेकिन रियल में होती है। तो वो सबसे लास्ट में मैंने आपके लिए रोका था। पहले सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बेटा, ये सब कुछ क्लियर है। अब देखना दो पॉइंट जो है ना, एक तो फोकल डिस्टेंस और एक डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों पॉइंट के बारे में अब मैं बात करने वाला हूं। तो पहले तो देखिएगा बेटा, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये तो हमने पहले एक बार एलिप्स बना लेना है। ये एलिप्स बना लिया, ये बना है एलिप्स, ठीक है। आप जानते हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारे एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है, तो दोनों फोकाई यहाँ पे लाई करेगी। ये F1 है, ये हमारा F2 है, ये हमारा सेंटर है। इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं ये बेटा -c,0, इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं ये c,0। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता लगेगा ये क्या आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम A बोलते हैं, तो ये A,0, इसके कोऑर्डिनेट -A,0, ठीक है। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता था। ऊपर की तरफ B से रिलेटेड बात करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट 0,B, इसके कोऑर्डिनेट 0,-B, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक आपको। फिर लेटस रेक्टम अगर बनाना है तो यूं बना देंगे। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है बेटा, इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स बनती है ना वो दो बनती है। एक तो इस तरफ बनती है, एक डायरेक्ट्रिक्स तो ये, और एक डायरेक्ट्रिक्स मेरे दोस्तों बनती है इस तरफ, ये इस तरह से। तो ये दो स्ट्रेट लाइन बनती है, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है ना, इधर की तरफ नेगेटिव आएगा तो x इक्वल टू y के पैरेलल, मैंने आपको बता ही दिया था जब भी y के पैरेलल कोई भी इक्वेशन लिखनी तो x इक्वल टू, तो वो थी बेटा -a/e, x इक्वल टू -a/e। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है इस केस में। और उधर पॉजिटिव आएगा तो उधर लिखेंगे x इक्वल टू a/e। बस इतनी सी बात थी। तो आपसे कोई बोले कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी बताओ, तो आप कहेंगे कि भैया कौन सा वाला है। अगर ये वाला है a ग्रेटर देन b वाला, मतलब ये वाला अगर फोटो है तो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी बेटा ऐसे और ऐसे, दो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। इधर लिखेंगे x इक्वल टू -a/e और उधर प्लस का a/e। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं बेटा, अगर ये लाइन के बारे में बात करेंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, और y के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू जो भी हम बोलना चाहे। ये हो गया बेटा इस केस में। अब वहां पे उल्टा करना है। अब फोटो दिखा देता हूं आपको, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन समझ में आ गई। यहाँ पे -a/e है, वहां पे b/e आएगा। वहां पे हम क्या लिखेंगे, b/e, ऐसा लिखेंगे बेटा वहां पे। तो ये वाला फिगर देखिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। बस एक मिनट। ये बना है। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि अभी जो आपने प्रीवियस देखा था उसमें आपने देखा था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आई थी -a/e और x इक्वल टू a/e। अगर ये वाला एलिप्स का ये वाला फॉर्मेट रहेगा, मतलब इसकी इक्वेशन कौन सी रहती है, ये वाली। तो एलिप्स में सिर्फ क्या चेंज होता है, या तो यू बनेगा या फिर यू बनेगा। और ऐसा बनने का कारण क्या है कि जो दोनों फोकस है, जैसे पहली फोकस आपने बोला कि पहली फोकस यहाँ पे, सेकेंड फोकस यहाँ पे, तो दोनों फोकस किस पे चली गई, y एक्सिस पे। अगर दोनों फोकस कहाँ पे चली जाए, y एक्सिस पे, तो हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है। हम बोलते हैं अब वो वाला एलिप्स बन चुका है। तो बेटा इस केस में क्या था, इस केस में जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी ना वो कैसे बनेगी, देखिए हमेशा डायरेक्ट्रिक्स कैसे बनती है, इस तरह से। तो ये बनेगी पहली डायरेक्ट्रिक्स और ये बनेगी आपकी सेकंड डायरेक्ट्रिक्स।
अब आप कहेंगे सर इस केस में ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये किसके पैरेलल है? सर ये एक्स के पैरेलल है। एक्स के पैरेलल अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू। और इधर बात किसकी चलती है मेरे भाई? b की बात चलती है। क्यों? क्योंकि इस वाली फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आप बोलेंगे कि सर यहाँ से अगर हम सेंटर से बात करें तो ये वाली डिस्टेंस b होती है, तो सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, b, और सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, -b। और सर आपने बोला था कि जो फोकस होती है ना उसके कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे इस वाले केस में लिखने हैं क्या? 0, be, और इस केस में 0, -be। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू -b/e और y इक्वल टू +b/e। -b/e कब? जब नीचे, और +b/e कब? जब ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास दो बनेगी, एक ऊपर बनेगी और एक नीचे बनेगी। ऊपर बनेगी तो बेटा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा, नीचे बनेगी तो उसके लिए नेगेटिव रहेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स भी यहाँ पे हमारे पास दो बनेगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की भी कहानी खत्म हो गई। अब एक आखिरी पॉइंट है, कौन सा? फोकल डिस्टेंस वाला। फिर इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हम बेटा किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ एलिप्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो वो बात हम हो सकता है हमारे अगले लेक्चर में करेंगे, अभी देख लेंगे कैसा रहता है। तो अब आखिरी बात हमारे पास रह गई बेटा फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस नाम से पता लग रहा है किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। एक सेकंड के लिए फोटो पे फोकस करना बस। ये एलिप्स बना है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। इस केस में क्या है? इस केस में ये मेजर एक्सिस है, इसका मतलब दोनों फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। पहली फोकस F1, दूसरी फोकस F2। ये सेंटर जो है हमेशा ओरिजिन पे होता है, ये हमारा वर्टाइसिस, ये सेकंड वर्टेक्स, ठीक है। ए बी क्या हो गई? A to B मेजर एक्सिस, ये C और ये D। C to D क्या हो गई भाई? माइनर एक्सिस। जिस पे फोकस लाई करेगी वो मेजर एक्सिस, जिस पे फोकस लाई करेगी वो मेजर एक्सिस। इसका मतलब ए बी मेजर एक्सिस, बची हुई क्या? माइनर एक्सिस। तो सी डी माइनर है, ए बी मेजर है। पहला फोकस, दूसरा फोकस। अब बात क्या चल रही है? फोकल डिस्टेंस, मतलब किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। तो ये भैया फोकस तो ये रहा, पॉइंट मैंने कहीं पे भी ले लिया, जैसे सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये P। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। किसी भी पॉइंट की फोकस से अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए बेटा इस वाले केस में तो जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है a ± EX। डिस्टेंस को मैं जो भी बोलूँ, जैसे सपोज ये वाली डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया PF1, वो होता है a ± EX। एक केस में यहाँ पे प्लस लेंगे और एक केस में यहाँ पे हम माइनस लेंगे। इस वाले केस में माइनस लेंगे, इस वाले केस में प्लस लेंगे। तो फोकल डिस्टेंस होती है a + EX या फिर a - EX। ये हमारे को फोकल डिस्टेंस बोल रही है इस केस में। और अगर हमारा एलिप्स वो वाला बन जाए, कौन सा वाला? अभी जो दिखाया था, ऐसा वाला, जब ये मेजर एक्सिस इधर पहुंच जाए वाई एक्सिस पे, तो फिर उस केस में जरा सा चेंज हो जाएगा। वहां पे हम बोलेंगे a ± EX की जगह b ± EY। इस केस में ये बोलना पड़ेगा बेटा। फोकल डिस्टेंस यहाँ पे तो आएगी a ± EX और उस वाले केस में आएगी b ± EY। वेरिफिकेशन इनका सबका कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे वेरिफिकेशन ज्यादा काम नहीं आता है। हमारे पास एलिप्स में सीधा सीधा पूछा जाएगा फोकल डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। इस केस में बोला जाएगा तो हम बोलेंगे b ± EY। इसको याद रखो, वो तो अपने आप ही खत्म है, इंटरचेंज कराना होता है। फोकल डिस्टेंस क्या होती है? a ± EX। मुझे पता है a की जगह वहां पे मुझे b छापना है, x की जगह मुझे वहां पे y छापना है, खत्म हो गया। a ± EX वहां पे आएगा b ± EY। ये हो गई हमारी बात, ठीक है। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना भाई, मैंने आपको सारे बता दिए। जो भी मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया, आप उस चार्ट को आज अच्छे से तैयार करना, सिर्फ इसके बारे में याद करना, उसमें इंटरचेंज कराना, सब कुछ। अपन एलिप्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे मजा आएगा आपको। आपके पास क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, और जो नॉर्मल हमारे जो क्वेश्चन है वो तो बेटा आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले जो हमारे क्वेश्चन है ना, उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन है, हमको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना भैया? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, मतलब दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने।
एंड द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस के भी कोऑर्डिनेट निकाल लें, एंड द वर्टाइसेस, द इसेंट्रिसिटी मतलब इसेंट्रिसिटी भी फाइंड आउट करनी है। मतलब लगभग जो चीजें मैंने आपको सिखाया सब कुछ फाइंड आउट करवाऊंगा। द इसेंट्रिसिटी और द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ भी आपको निकालनी है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब सारी चीजें निकालनी है यार। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस शॉर्ट में लिख देता हूं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। फोकाई निकालनी है, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसेंट्रिसिटी निकालनी है, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी। बेटा ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, वर्टाइसेस दोनों के कोऑर्डिनेट निकालो, इसेंट्रिसिटी निकालो, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालो, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों की लेंथ निकालो। अब आपके पास जो हमारे एलिप्स की इक्वेशन उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ऑफ द एलिप्स, क्योंकि एलिप्स आपको दिया जाएगा कि भैया एलिप्स कौन सा वाला है। तो जो एलिप्स है वो देखिएगा बच्चों, वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 और इक्वल टू में 1। पहले तो मुझे पता है कि अगर मुझे इस तरीके की इक्वेशन जिंदगी में नजर आती है तो मैं इसको अपनी एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं कि भैया मैं एलिप्स की इक्वेशन के बारे में ऐसा जानता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ऐसा कहीं मुझे जिंदगी में दिखाई देता है तो मैं कहता हूं भैया ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसका मतलब इस केस में हमारा जो एलिप्स है उसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, ये मुझे पता है। अब मैं कंपेयर करूंगा कि ये मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है मेजर एक्सिस, या मेरी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। कैसे पता लगता है बच्चों? मैं इन दोनों को चेक करता हूं। आपको मैंने सिखाया था कि चेक करना है ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है। बेटा ऑब्वियस सी बात है 25 यहाँ पे किसका स्क्वायर था? 5 का, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। बन गया। ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, और पता लग गया ए ग्रेटर देन, पहले तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं बेटा, ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, और साफ साफ पता लग रहा है भाई कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। इसका मतलब मेरे एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो है अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब मेरा जो एलिप्स बनेगा ना भाई, मेरा एलिप्स किस तरीके का बनने वाला है? आपके भाई का एलिप्स बनने वाला है इस तरीके का, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है साहब, अब कहानी खत्म होने वाली है। फोकाई के कोऑर्डिनेट निकालना है, बिल्कुल निकाल देंगे। वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, वर्टाइसिस आप ऐसे नाम देते हैं, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया। ये वाले डिस्टेंस को आप बोलते हैं बेटा, ये आपका सेंटर होता है ओए। ओए के कोऑर्डिनेट को आपने बोला था a, 0, तो वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट होते हैं, a के कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा क्या? a, 0, a की वैल्यू कितनी बच्चों? 5। तो इस वाले के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5, 0, उस वाले के आ जाएंगे माइनस का 5, 0। तो a के कोऑर्डिनेट तो है बच्चों 5, 0, और जो सेकंड जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस का 5, 0। इस वाले के माइनस 5, 0। बेटा a इधर ले रहे हैं ना, b उधर ले रहे हैं, तो a इधर ले रहे हैं तो इसके तो माइनस 5, 0, और b को अपन उस तरफ ले रहे हैं तो उधर उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे प्लस का 5, 0। वर्टाइसिस की कहानी खत्म हुई। फोकाई के भी निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी जो है वो भी अपन निकालने वाले हैं। तो देखिएगा b अगर पता है अपने को तो अपने पास कहानी होती है कि अगर अपने को b पता है ना, तो अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिलेशन अपन ने पढ़ा था बच्चों, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a और b पता है तो मैं c निकाल सकता हूँ, क्यों? मैं जानता हूँ फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं बेटा इस तरफ वाली फोकस के कोऑर्डिनेट माइनस c, 0, उस वाली के c, 0। चार्ट अगर पता है ना भेजे में सब कुछ समझ में आएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है भाई, a स्क्वायर इक्वल टू, तो c स्क्वायर कितना आएगा? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c स्क्वायर निकालना है, तो c स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर कितना था बेटा? 25 था। 25 माइनस b कितना था हमारा? 3 का स्क्वायर 9। तो c स्क्वायर हमारा आगे बच्चों 25 में से 9 जाएगा 16। तो c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस माइनस 4। इसका मतलब एक फोकस के कोऑर्डिनेट तो आएंगे 4, 0, इधर वाली जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट तो आएंगे माइनस 4, 0, और उधर वाली जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट आएंगे प्लस का 4, 0। ये आ गया बेटा। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया आपके सामने, इस वाली के माइनस 4, 0, उस वाली के प्लस का 4, 0। ठीक है, फोकाई हो गया। इसेंट्रिसिटी आप जानते हैं बच्चों, इक्वल टू सी अपॉन होता है,
इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हमारी इसेंट्रिसिटी होती है। तो इक्वल टू सी अपॉन ए हमारी इसेंट्रिसिटी है। तो सी की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा मैंने, सी की वैल्यू अभी निकाली थी मैंने +-4, और अपॉन में क्या है बेटा ए की वैल्यू कितनी है 5। तो हमारी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी बेटा +-4 अपॉन 5, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ठीक है, ये हो गई हमारी कहानी। तो बेटा ऐसा ही कुछ है। ठीक है, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ के बारे में अगर बात करेंगे, एल से अगर रिप्रेजेंट करूं तो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है बच्चों 2b² अपॉन ए। इस केस में ये होती है जो हमारी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होती है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन ए, 2 इंटू बी का स्क्वायर डायरेक्ट मेरे पास है इसी 9, 2 इंटू 9 अपॉन में ए कितना है मेरे भाई, ए मेरे पास 5 है, 18/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं 18/5, कोई जरूरी नहीं डेसिमल में आंसर दें। मेजर एक्सिस उसकी लेंथ होती है बच्चों 2 है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे ए बी की वैल्यू होती है बच्चों 2 है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5, मेजर एक्सिस की लेंथ आ गई 10। उसके बाद माइनर एक्सिस, तो हम जानते हैं यहाँ पे पॉइंट का नाम सी देंगे, यहाँ पे पॉइंट का नाम डी देंगे। माइनर एक्सिस की जो लेंथ आती है वो आती है बच्चों 2b, तो माइनर एक्सिस को हमने क्या बोला यहाँ पे सी डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2b, 2 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 6 यूनिट। क्वेश्चन खत्म। अगर बातें दिमाग में क्लियर है ना तो फिर कैसा भी एलिप्स की आपको इक्वेशन दे दे आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी बार एलिप्स की इक्वेशन चेंज कर देंगे, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। बार बार अपन इस तरह की बात ना करेंगे भैया कि ये निकालो ये निकालो ये निकालो, आपको दोनों केस में मैं सिखा रहा हूं ताकि आपके पास इक्वेशन आए तो उसको देख के पहचान में आना चाहिए। आपकी बार हमारे को एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 36। अब देखने से ऐसा लगता है कई सारे बच्चों को सर ये तो एलिप्स की इक्वेशन है ही नहीं, तो भैया हम पहले इसको उस फॉर्मेट में ला सकते हैं। देखिएगा हम लिख सकते हैं 9x² अपॉन 36 प्लस 4y² अपॉन 36, क्योंकि इक्वल टू में 1 रखना है भाई, ये इक्वल टू में 1 रखने का सिद्धांत है मेरा। 9 से 36 कट गया 4 बार, और 4 से 36 कट गया भाई मेरे पास 9 बार। आंसर आ गया x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये मेरे पास बेटा अब स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x² अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करने पे पता लगा कि a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, कंपेयर करने पे पता लगा, और b की वैल्यू 3 है, और इमीडिएटली एक चीज और पता लग गई कि a लेस देन b है। और ऐसा होते ही मजा आ गया, अगर a लेस देन b होता है ना तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एलिप्स होता है उसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस पे नहीं होती है, y पे होती है। मतलब एलिप्स जो है बच्चों वो इस तरह से बनेगा, ऐसा वाला एलिप्स बनता हुआ आएगा आपकी जिंदगी में। मतलब ये जो मेजर एक्सिस है दैट इज अलोंग y एक्सिस, तो हम बोलते हैं भैया हमारी जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग y एक्सिस आएगी। तो हम यहाँ पे a लिखते थे, यहाँ पे b लिखते थे, यहाँ पे c लिखते थे, यहाँ पे d लिखते थे। कहानी वही हमारी जो होनी थी वही होगी। यहाँ पे हमारी एक फोकस होती थी F1, यहाँ पे हमारी एक फोकस होती थी F2, ये हमारा सेंटर ओरिजिन होता था। तो भाई सिर्फ कुछ नहीं होगा, चीजें बस कन्वर्स हो जाएगी। हम कहेंगे कि इस बार एलिप्स ऐसा वाला बनेगा, तो भाई जो हमारी फोकाई है, फोकाई के कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, सॉरी फोकाई जो आएगी बेटा y एक्सिस पे आएगी, गड़बड़ हो जाती है, फोकाई यहाँ पे आएगी, एक फोकस यहाँ पे आएगी, एक फोकस यहाँ पे आएगी। तो फोकाई जो है वो किस पे आएगी बेटा y एक्सिस पे। जिस एक्सिस पे हमारी दोनों फोकाई लाई करती है वो एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस होती है, तो दोनों फोकाई y पे लाई कर रही है, मतलब हमारी y एक्सिस मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा 0, आप बोलेंगे c, और यहाँ पे बोलेंगे 0, -c, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट 0, c होते हैं। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा आप जानते हैं, इस तरफ बात करेंगे तो 0, b, और यहाँ पे बात करेंगे तो 0, -b। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों a, 0 माइनस का, और यहाँ पे आएंगे प्लस का a, 0। सब कुछ क्लियर है, a2 है b3 है, a2 है b3 है। तो सबसे पहले मैं इसकी हेल्प से क्या निकाल लेता हूँ बेटा, सबसे पहला काम तो मेरे को यहाँ पे जो करना होता है, पहली कहानी कि क्या a² = b² + c²। ठीक है, वो वाला काम करना है। तो पहले तो अपन फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो c निकालने के लिए वही हमारा फॉर्मूला हमें पता है, a² = b² + c² होता है। तो हम तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो c² के लिए क्या करेंगे बच्चा, a² - b², तो c² = a² कितना बेटा, a हमारे पास यहाँ पे 2 है,
तो 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे इस तरीके से है तो इसको चेंज कर देंगे, यहाँ सीधा छापेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सी स्क्वायर जो आएगा ना वो आएगा, यहाँ पे ए से लिखेंगे बेटा, इसको ऐसे लिखे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। जब ये वाला फॉर्मेट लेके आएंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर पहुंचा देंगे और बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कर देंगे। ये ध्यान देना, लिखूंगा तो मैं वही सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी कितना बेटा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 का स्क्वायर 4, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 5। सी की वैल्यू √5, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों √5। सी की वैल्यू मेरी √5 आ जाएगी। अब सी की वैल्यू √5 आ जाएगी तो बेटा फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पहली जो फोकस है, पहली फोकस के कोऑर्डिनेट आएंगे 0, √5। अब इस फिगर की जरूरत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। पहली फोकस को F1 बोला, ऊपर की तरफ है तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, √5। सेकेंड फोकस F2 के कोऑर्डिनेट 0, माइनस का √5। ये तो फोकस के कोऑर्डिनेट हुए। आपको बोलना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पे मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2b आएगी, चेंज कर देंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 2b, मतलब 2 into 3, आंसर कितना आ जाएगा 6। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा 2a, तो आंसर आ जाएगा 2 into 2 दैट इज 4। फोकस पता लग गया, मेजर माइनर एक्सिस की लेंथ पता लग गई। वर्टाइसिस के जो कोऑर्डिनेट है, वर्टाइसिस कहाँ पे आएगी बेटा, वर्टाइसिस हम जानते हैं कहाँ पे, वाई एक्सिस पे आएगी। तो अगर वाई एक्सिस पे आएगी तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट आएंगे ये ऐसा वाला एलिप्स था तो इसको हमने सी बोला था, इसको हमने डी बोला था। तो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा क्या 0, b ऊपर की तरफ, और b कितना है बेटा b3 है तो 0, 3। और नीचे वाली ये जो वर्टेक्स थी इसके कोऑर्डिनेट 0, -3। तो वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट एक के तो 0, 3, सेकंड के 0, -3। मेजर माइनर एक्सिस की लेंथ निकाल दी बेटा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से है। तो अब इसेंट्रिसिटी निकालना है। इसेंट्रिसिटी के लिए आप जानते हैं, अभी आपने देखा था फॉर्मूला, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू सी अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बेटा सी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने निकाली भाई √5, और यहाँ पे हमको ए की जगह क्या छापना है, अब बी करना है। भाई ओरिजिनल फॉर्मूले पे ध्यान देना हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला, एक बार फिर बोलता हूँ, ओरिजिनल फॉर्मूले में एबीसी चलता है, इसलिए मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा लिखता हूँ। लेकिन अगर मेरा एलिप्स है ना ऐसा वाला नहीं होके अलोंग वाई एक्सिस है तो फिर ए और बी को इंटरचेंज करवाता हूँ। ये ट्रिक है, इस पे ध्यान देना हमेशा, ए और बी को इंटरचेंज कराना है। तो यहाँ पे बी की जगह ए और ए की जगह बी को छापना होता है। तो वही काम यहाँ पे होता है। इसेंट्रिसिटी के लिए हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू सी अपॉन ए ओरिजिनल फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू सी अपॉन बी। ये तो सी कितना है बेटा, सी मैंने निकाला था √5, और बी कितना है मेरा, बी मेरा 3 है, तो √5 अपॉन 3 ये मेरी इसेंट्रिसिटी आ चुकी है। इसेंट्रिसिटी आ गई, फोकस आ गया, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट आ गए, लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस आ गई। लास्ट क्या रह गया बच्चों, लेटस रेक्टम। सिर्फ लेटस रेक्टम की लेंथ रह गई है। तो आप देखना ओरिजिनल फॉर्मेट पे लेटस रेक्टम की लेंथ को अगर मैं एल बोलता हूं तो मैं क्या सिखाता हूं, 2b स्क्वायर अपॉन है, भैया ये होता है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ए की जगह बी और बी की जगह ए। तो लेटस रेक्टम की लेंथ ये नहीं होके क्या आ जाएगी, 2a स्क्वायर अपॉन बी, क्योंकि ये तो हमारा उस फॉर्मेट में होता है जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो। तो ये वाली कहानी हो गई, एल इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन बी, भैया ये हो गया मेरा। तो अगर 2a स्क्वायर अपॉन बी किसकी लेंथ है बेटा, लेटस रेक्टम की लेंथ है, तो वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है बेटा, 2 का स्क्वायर वही आपका 4, 2 into 4, और अपॉन में बी कितना है बच्चों, अपॉन में बी आपका 3, 2 into 4 8, 8 अपॉन 3। बेटा ये आपकी लेटस रेक्टम की लेंथ आ चुकी है। ये हो गई हमारी कहानी। तो एक क्वेश्चन तो मैंने उस पे बताया आपको बेटा, एक क्वेश्चन मैंने आपको इस पे बताया। अब आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बताने वाला हूं जिसमें कहानी मैं अलग लेके आऊंगा। अब मैं आपसे क्या कहूंगा कि भैया तुम एलिप्स की इक्वेशन खुद निकालो। क्वेश्चन बहुत अच्छा लेके आने वाला हूं बच्चों। तो बच्चों देखो क्वेश्चन जो आपके पास आने वाला है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। मतलब ये पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। अभी तक क्या था, अभी तक आपको एलिप्स की मैं इक्वेशन देता था बच्चों, मैं एलिप्स की इक्वेशन देता था और आप लोग पता है
उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स आप लोगों ने सीखी उनको फाइंड आउट करते थे। अब कहानी देखना बच्चों क्या है, आपको एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। शॉर्ट में लिख देता हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन निकालो। बट क्या दे रखा है बेटा, मैंने आपको वर्टाइसेस दे रखी है, हुज वर्टाइसेस आर प्लस माइनस 13,0 एंड फोकाई आर प्लस माइनस 5,0। अगर मुझे ऐसा फॉर्मेट दे देना बेटा तो मेरे लिए सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है, मुझे एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। मुझे सिर्फ ये चेक करना होता है कि वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट में दे रखे हैं। देखिए फोकाई जो दे रखी है ना, वो आपको जिस फॉर्मेट में दे रखी है साफ साफ पता लग रहा है कि भैया फोकाई दे रखी है प्लस माइनस c,0 के फॉर्मेट में। इसका मतलब हमारा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। डेफिनेटली हमारी दोनों फोकस किस पे लाई कर रही है, x एक्सिस पे लाई कर रही है। मतलब ये वाला जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, डेफिनेटली ये इस तरह के एलिप्स के बारे में बात चल रही है। और हमें इस फोकस के कोऑर्डिनेट तो दे दिए बेटा कितने, -5,0, और इस वाली फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए हमें 5,0। तो हमें पता लग गया अगर एलिप्स की इक्वेशन बनानी तो आंसर आएगा x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये वाला एलिप्स बनेगा। और हमें पता लग गया कि जो वर्टाइसेस होती है वो होती है बच्चों प्लस माइनस a,0 इस फॉर्मेट में। तो a की वैल्यू 13 आ गई, a की वैल्यू 13 आ गई। और जब कंपेयर करवाया तो बच्चों मुझे पता लग गया c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे प्लस माइनस 5 मतलब c की वैल्यू 5 है। a मेरे पास यहाँ से मिल गया क्योंकि ये a,0 का फॉर्मेट होता है, वो c,0 का फॉर्मेट होता है। a पता लग गया बच्चों, c पता लग गया। आप कहेंगे सर अगर a पता है c पता है तो आप b निकाल लो। कैसे, हमें पता होता है a² इक्वल टू b² प्लस c²। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, हम b² निकालने के लिए क्या करेंगे, a² माइनस c²। तो b² इक्वल टू a कितना बेटा 13 का स्क्वायर 169 माइनस c कितना है बच्चों 5 का स्क्वायर 25, b² इक्वल टू 144। और ऐसा होते हैं b की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों प्लस माइनस 12। मतलब b मुझे जो मिल चुका है वो मिल चुका है भाई 12, मुझे b12 मिल चुका है। मतलब ये वाली डिस्टेंस 12 है और ये वाली डिस्टेंस -12 है। तो मजा आ गया बेटा जिंदगी में। और इक्वेशन तैयार है, x² अपॉन a², a कितना है 13, तो मैं लिखूंगा x² अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन b², b कितना है मेरे भाइयों 12, तो y² अपॉन 12 का स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और अगर इसको आपको और क्यों करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं x² अपॉन 169 प्लस y² अपॉन 144 इक्वल टू 1। दैट इज योर आंसर। तो मैंने कहा ना अगर हमें इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट दे देना तो हमारे लिए तो बड़ा बच्चों का खेल हो गया, मजा आ गया जिंदगी में कि भाई बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गई हमारी कहानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो भी इसी तरह का है, सेम एलिप्स की इक्वेशन निकालनी, लेकिन अब की बार वर्टाइसेस और फोकाई में से कुछ मुझे अलग तरीके का फॉर्मेट दिया जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं है, कुछ अलग ही दिया, हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मुझे मेजर एक्सिस की लेंथ दी है इस 20 सेंटीमीटर। अब इससे मैं अभी पता नहीं लगा सकता कि मेरा एलिप्स यूं वाला है या यूं वाला है, आगे कुछ और कहा जाएगा देखना। एंड फोकाई आर, हो गया काम बस। फोकाई 0, प्लस माइनस 5। बच्चों अगर ऐसा फॉर्मेट दे दिया ना तो मजा आ गया। ये वाला फॉर्मेट कौन सा है, ये वाला फॉर्मेट तो भाई ये वाला है, जब मेरा एलिप्स जो है ना उसकी मेजर एक्सिस क्या हो, अलोंग y एक्सिस हो, ये वाला फॉर्मेट है। इसका मतलब मुझे यहां से पता लग गया कि भैया इस कंडीशन में जो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2b होती है, क्योंकि मैं मेजर एक्सिस ये लेता हूं और मैं इसको b बोलता हूं, इसको b बोलता हूं। तो ऐसे फॉर्मेट में मेजर एक्सिस मेरी 2b होती है। तो मुझे ये 2b की वैल्यू पता है, 2b की वैल्यू पता है मुझे भाई कितनी 20। तो मुझे यहां से b की वैल्यू पता लग गई भाई पहले तो 10। और ये फॉर्मेट ये तो फिक्स है 0, प्लस माइनस c, ये हमारी फोकस के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है। हमारी जो फोकाई होती है उनका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है 0, प्लस माइनस c। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट पता लग गए, c की वैल्यू पता लग गई। c की वैल्यू कितनी पता लगी बच्चों 5।
अब मुझे b पता है 10, मुझे c पता है 5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि अगर मेन फॉर्मेट होता है तो उसमें एबीसी का फॉर्मेट याद रखना है, a² = b² + c², एबीसी एक साथ ऐसे याद रखना। अब हमारा ये एलिप्स ये वाला है ना, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, a और b को इंटरचेंज कर दो, यहाँ तो b पहुंचा दो और वहां पे a पहुंचा दो, b² = a² + c²। आंसर आने वाला है। आप कहेंगे सर c² = b² - a², तो b² हमारे पास आ गया, हाँ b² = a² + c²। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें a² निकालना है। तो हम क्या करेंगे, b² - c², a² निकालना है तो b² - c²। तो a² निकालने के लिए b का स्क्वायर, b कितना है बच्चों 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस c कितना है बच्चों 5, 5 का स्क्वायर 25, 100 - 25 75, a² = 75। तो a की वैल्यू √75, a की वैल्यू √75। हालांकि मुझे अपनी इक्वेशन में सिर्फ a² से मतलब होता है, मुझे a से भी मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे इक्वेशन अगर लिखनी है तो आंसर आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी x² / a² + y² / b² = 1। अब यहाँ पे मेरा जो केस है, केस कौन सा है, केस ये है कि a < b है, तो मुझे ये पता है कि जो एलिप्स आएगा वो यूं आएगा, लेकिन इक्वेशन तो मैं हर बार यही लिखता हूँ। तो आंसर आ जाएगा x² / a²। ये कितना बच्चों, a² 75 है, तो x² / 75 + y² + y² b कितना बच्चों, b हमारा 10 था, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और इक्वल टू में 1। ये आपका आंसर आएगा। और बेटा ये आपका आंसर दे रखा है, x² / 75 + y² / 100 = 1। दैट इज योर आंसर। अब क्वेश्चन एक और लेते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, उसमें भी आपको मजा आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस अब अच्छे आएंगे। अब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ी स्टेप्स आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जो क्वेश्चन आने वाला है, और फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे ना मेरे भाइयों, वो क्वेश्चन आएंगे आपके पास वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले। तो बेटा अब अपन वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एलिप्स की जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनके बारे में बात करते हैं। आपकी बुक में बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि अपन ने क्या नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो तो सारे कर लिए। अब आपको दे रखा है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एक तो उसमें एग्जाम्पल में है और कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अ रोड AB ऑफ लेंथ, एक लोहे की छड़ है बेटा, अ रोड AB ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन, उसको मैंने रेस्ट इन बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस, रेस्ट इन बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस, 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस, हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में रखा हुआ है भाई मैंने, रेस्ट इन बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस इन सच अ वे, कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में रखा हुआ है, किस तरह से रखा हुआ है, इन सच अ वे दैट द एंड पॉइंट, रोड ए बी है, तो जो एंड पॉइंट है वो ए और बी है, तो ए कहां पे, रोड एंड पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एंड पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे है, एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, जो ए है वो एक्स एक्सिस पे है और जो बी एंड पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है। ठीक है भाई, वाई एक्सिस। अब पॉइंट, अब एक पॉइंट लेना है, पॉइंट का नाम है P। अब पॉइंट P x, y, उसके कोऑर्डिनेट x, y इज टेकन ऑन द रोड, इज टेकन ऑन द रोड इन सच अ वे that AP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AP जो है वो 6 सेंटीमीटर है। शो दैट लोकस ऑफ P, मतलब P जो है ना वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, लोकस का मतलब ये होता है, शो दैट लोकस ऑफ P इज एन एलिप्स। क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपके लिए क्वेश्चन लिया है।
आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है ना, आप पहले तो मैं बताया पूरा फिगर बना देता हूँ भाई, क्योंकि कई बार क्या है जब तक क्वेश्चन का फिगर सामने नहीं आता बात समझ में नहीं आती। रोड ए बी है, हमको सबसे पहले तो बेटा हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है। तो भाई मैंने अपनी एक्स एक्सिस बनाई और मैंने अपनी वाई एक्सिस बनाई। ये मैंने अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ये मेरी वाई एक्सिस है भाई, ये मेरी एक्स एक्सिस है। और कहा गया है, ये अपना ओरिजिन है बच्चों, और मुझसे कहा गया है रोड ए बी ऑफ लेंथ, एक रोड है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में रखी हुई है। इस तरह से बेटा मैंने ये रोड रखी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे ए लिखूंगा क्योंकि मुझसे कहा गया है कि ए एक्स एक्सिस पे है, और भाई मैं यहाँ पे बी लिखूंगा क्योंकि मुझसे कहा गया है जो बी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और फिर कहा गया है कि इस रोड पे एक पॉइंट है पी, हमने बोला भैया यहाँ पे ये पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। मुझसे कहा गया है इस रोड पे भाई ये एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। अ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई इज टेकन ऑन द रोड इन सच ए वे दैट ए पी इक्वल टू, देखो मैंने ये छोटा बनाया, ये पार्ट बड़ा है क्योंकि मुझे कहा गया ए पी 6 है, मतलब ए से पी की जो डिस्टेंस है ना बच्चों कितनी दे रखी है, वो मुझे 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ए टू पी की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। अब बताना है कि ये पॉइंट इस तरह से घूमना चाहिए कि इस पॉइंट का जो पाथ होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट की जो इक्वेशन जो बननी चाहिए ना भाई, कैसे पता लगेगा कि ये पॉइंट का लोकस जो है वो एलिप्स है, इक्वेशन एलिप्टिकल फॉर्म में आनी चाहिए, एलिप्स की इक्वेशन मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखना भाई, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं मेरे पास। एक तो सेक्शन फॉर्मूला वाला, ठीक है, वो भी एक अच्छा तरीका है कि मैं इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल लूं। कैसे, मुझे पता है कि इस रोड ए बी की जो लेंथ है ना वो दे रखी 15 सेंटीमीटर, तो भाई अगर ये वाली डिस्टेंस 6 है तो बची हुई डिस्टेंस कितनी आएगी 9। तो पता लग गया पी जो है वो 6:9 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इस ए और बी के कोऑर्डिनेट पता नहीं, तो ए के कोऑर्डिनेट आपको कुछ मानने पड़ेंगे, बी के कोऑर्डिनेट कुछ मानने पड़ेंगे। एक मेथड तो वो वाला होता है, तो जनरली कई लोग उसके बारे में बात करें, मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत गजब की चीजें सीखने को मिलेगी। मैंने क्या किया भाई, मुझे पता है कि जो रोड ए बी है ना ये ऐसे झुकी हुई है, तो डेफिनेटली ये एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई तो एंगल बना रही होगी ना, ये वाला एंगल। मैंने बोला कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, सपोज ये एंगल थीटा है। तो भाई अगर ये एंगल थीटा है ना, तो अब आपको भाई क्या करने वाला है, ये जो पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी से एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दो आप कुछ भी, जैसे क्यू नाम दे दिया, और इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस पे। इस पॉइंट पी से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, इसका नाम क्यू दे दो, इसका नाम आर दे दो। तो एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पे। तो पी क्यू परपेंडिकुलर है कहां पे, एक्स एक्सिस पे। पी क्यू परपेंडिकुलर किस पे, एक्स एक्सिस पे, मतलब ओ ए पे। और पी आर परपेंडिकुलर है किस पे, ओ बी पे। पी आर परपेंडिकुलर ओ बी, ठीक है भाई। ऐसा होते हैं, मुझे ना एक चीज तो पता लग गई, ये वाली डिस्टेंस पता है क्या होती है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो ओ क्यू कितना आ गया, एक्स। अगर ओ क्यू एक्स है तो मेरा पी आर भी कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये तो पता लग गया, मैं लिख भी देता हूं, एक्स आ जाएगा। कैसे है बेटा, आप जानते हैं जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आप जानते हैं ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, ये वाली डिस्टेंस इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होती है, जो आपको ऑलरेडी एक्स दे रखा है। इसका मतलब ओ क्यू एक्स है और पी आर भी एक्स है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। फिर आप जानते हैं ये वाली जो डिस्टेंस होती है पी क्यू और ओ आर बराबर होते हैं, वो क्या होता है बेटा, वो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो पी क्यू किसके बराबर होता है, ओ आर के, और वो कितना दे रखा है आपको, वाई दे रखा है। ये चीजें तो आपको दे रखी थी। अब कमाल की बात है, देखना ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, वाई एक्सिस पे। तो डेफिनेटली अगर ये वाई पे परपेंडिकुलर है तो ये एक्स के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हमें पता लग गया ये जो है ना पी और ये जो आर, ये पी आर, ये पैरेलल हो गया बच्चों किसके, हमारी एक्स एक्सिस के। ये हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे हमारा ए है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। बेटा लाइन्स एंड एंगल का बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मेरे मित्रों। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आ गया, थीटा। अब होएगा कमाल। अब आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। दोनों में आपका भाई ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला है और इस क्वेश्चन की 12 बजाने वाला है। देखना बात, इन दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला हूं। पहले मैंने इस ट्राइंगल में लगाया पी आर बी, इन ट्राइंगल पी आर बी, इस ट्राइंगल में मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई। ये एंगल थीटा है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। मैं इसमें कोस निकाल रहा हूँ, मैंने निकाला कोस थीटा। कोस थीटा होता भाई सभी जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप कहेंगे सर एंगल के सामने अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपका ये बेस आएगा, तो बेस कितना आ गया, पी आर।
और हाइपोटेनस आप जानते हैं बच्चों, ये एंगल आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये 90 था तो ये 90, तो इसके सामने वाली साइड तो कितना आ गया बेटा पीबी, और पीबी आपने निकाल लिया था, कितना आया था 9, ठीक है। तो पी आर अपॉन पीबी ये आप लिखेंगे, तो कोस थीटा आपको मिलने वाला है, कोस थीटा इक्वल टू आप बोलेंगे पी आर अपॉन पीबी, पी आर कितना बच्चों, पी आर है एक्स और पीबी है 9, तो कोस थीटा आ गया आपका एक्स अपॉन 9। पहले तो कोस थीटा की कहानी खत्म हुई, ठीक है। अब लगाऊंगा मैं नीचे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, इसमें मैं साइन लगाने वाला हूं, ट्रिग्नोमेट्री लगाई, उसमें कोस निकाल लिया, मैं इसमें साइन निकालना चाह रहा हूं। इन ट्राइंगल पी ए क्यू, मैंने बोला भाई, आपके भाई ने कहा कि साइन थीटा, आप कहेंगे सर अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा का मतलब पी क्यू, आप बोलेंगे सर पी क्यू और ये परपेंडिकुलर था तो ये एंगल 90, तो पी क्यू अपॉन पी ए, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सीधा लिख देते हैं पी क्यू अपॉन पी ए, पी क्यू अपॉन पी ए। पी क्यू कितना है बेटा, पी क्यू ये रहा, पी क्यू किसके बराबर है, ओ आर के, और आप जानते हैं पी क्यू और ओ आर ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, तो वो कितना बच्चों वाई, तो साइन थीटा आ जाएगा आपका, देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू कितना है वाई, और पी ए हमें पता है 6 दे रखा है, तो वाई अपॉन 6, तो साइन थीटा आ गया वाई अपॉन 6। दो चीजें मिल गई ना, ये दो चीजें इस क्वेश्चन को खत्म करने वाली है। देखिएगा कोस थीटा मिल गया एक्स अपॉन 9, मुझे किसी भी चीज से मतलब नहीं है, मैं बोर्ड पे आपके सामने दो चीजें रखूंगा, कोस थीटा एक्स अपॉन 9, एक बार वापस लिख रहा हूं ऊपर, कोस थीटा आपने भाइयों फाइंड आउट किया एक्स अपॉन 9, और आपने दोस्तों साइन थीटा फाइंड किया वाई अपॉन 6, वाई अपॉन 6 ये फाइंड किया बेटा, कोस थीटा पता लग गया, साइन थीटा पता लग गया। किसी मेरे भाई को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से अगर याद हो ना, तो दोनों में एक रिलेशन होता है, इसलिए आपके भाई ने ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। मैं चाहता तो सेक्शन फॉर्मूला से कर सकता था, लेकिन आपको एक नई चीज सीखने को नहीं मिलती, इसलिए मैंने ये काम किया। कोस पता है, साइन पता है बेटा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, दोनों में एक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और क्वेश्चन खत्म होने वाला है 1। कोस कितना है एक्स अपॉन 9, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, प्लस साइन थीटा कितना है वाई अपॉन 6, आप लिखेंगे y का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, और इक्वल टू 1। और बेटा ऐसा होते ही आपका क्वेश्चन ओवर है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अपॉन में क्या करना है 9 मतलब किसका स्क्वायर। हालांकि अगर आप यहाँ पे भी अपना आंसर देते तो आप कह देंगे सर ये एलिप्स की फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। हालांकि आंसर तो इसी स्टेप में आपका आ चुका है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि हम अपॉन में क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बेटा हमें पता लग गया कि इस पॉइंट पी का जो लोकस है ना वो क्या है, एक एलिप्स है। क्योंकि जब मैंने इस पॉइंट पी के बारे में बात करी तो मैंने देखा कि भैया इसकी जो इक्वेशन आ रही है ना यहाँ पे, वो इसका जो पाथ है वो एक एलिप्स की इक्वेशन लेके आ रहा है। अब ऐसे ही बेटा दो क्वेश्चन और बहुत अच्छे हैं आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले, बड़े अच्छे लगेंगे आपको। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है उनमें, क्वेश्चंस में दोनों में। देखिए कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन है भाई मेरा, यहाँ पे अपने से बोला जा रहा है अ मेन एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। क्वेश्चन जो है बता भी देता हूं, ये आपकी सरकारी किताब का भाइयों क्वेश्चन नंबर 4 है। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, एन आर्क इज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। समझ गए आप सेमी एलिप्स का मतलब क्या है, कि जैसे हम एलिप्स यूं बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आर्क जो बन रहा है वो नीचे नहीं बना हुआ, सिर्फ ऊपर ऊपर बना हुआ है, या फिर ऊपर नहीं बना हुआ, सिर्फ नीचे नीचे बना हुआ है। समझ में आ गया ना, जैसे ऊपर की तरफ भी एक है और नीचे की तरफ भी एक है, तो सेमी एलिप्स की फॉर्म में आपका आर्क है, ठीक है। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, ठीक है भाई। आगे कहा जा रहा है इट इज 8 मीटर वाइड, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई,
2 मीटर हाई एट द सेंटर। क्या बात है, मजा आ गया, इससे कई सारी चीजें क्लियर हो गई। सेंटर पे 2 मीटर हाई है और 8 मीटर वाइड है। वाइड से तो पता लग जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और इतना हाई है उससे हमको पता लग जाएगा कि ऊपर कितना सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है। ठीक है, एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क। Find the height of the arc at a point 1.5 meter from 1.5 meter from one end, एक एंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे। तो देखिए पहले आपके सामने फिगर बनाऊंगा ना बेटा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। भाई हम तो एलिप्स पूरा ही बनाएंगे। अब वो जो बात है ना, वो आगे की बात है कि उसको हमको हाफ लेके काम करना है, वो आगे की पिक्चर है। ये देखिए, ये हमने हमारा कार्टेशियन प्लेन बनाया, आर्क जो है वो सेम एलिप्स की फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हम बेटा यहाँ पे, ये तो हमको कुछ बोला गया है कि 8 मीटर वाइड है, तो अपन 8 मीटर वाइड ऐसे ही ले लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि भैया ये हमारा एलिप्स है, सपोज इस तरह से ये हमारा एलिप्स बना हुआ है भाई। तो हमसे कहा गया है कि हमारा जो एलिप्स है वो 8 मीटर वाइड है, तो ये विड्थ होती है बेटा। तो अगर आपने यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे आपने भाइयों बी लिखा, तो ये ए बी वाइड मतलब एलिप्स की विड्थ, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो बेटा ए बी को मैंने मेजर एक्सिस बोला, तो मेजर एक्सिस की लेंथ को मैं क्या बोलता हूँ भाइयों, 2a। सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो क्वेश्चन 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। 2a की वैल्यू 8 है, इसलिए पता लग गया a की वैल्यू 4 आ गई, ये तो मुझे पता लग गया। ये मेरा सेंटर होता है भाई, सेंटर को मैं c से रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट 0,0, और मुझे पता है ये वाली डिस्टेंस a है, ये वाली डिस्टेंस भी a है, और बोला जा रहा है कि 2 मीटर हाई है। कहाँ पे, सेंटर पे, ये 2 मीटर हाई। तो इसका मतलब ये जो C पॉइंट है ना, इसके बारे में कहा गया है। तो एक काम करते हैं, इसको O लिख देते हैं, ओरिजिन ही लिख देते हैं। C पॉइंट जो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है कितनी दे रखी है बच्चों, 2। तो OC मुझे 2 दे रखा है, ऊपर 2 है तो डेफिनेटली नीचे भी 2 आना ही है, वो तो फिक्स है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास होती है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, क्योंकि ये B की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है। तो बेटा आप बचा ही क्या, A पता लग गया, B पता लग गया। मुझसे कहा जा रहा है अब आगे फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क। ये आर्क जो बना हुआ है ना, इस आर्क के बारे में बात चल रही है। ये जो आर्क बना हुआ है ऊपर, नीचे भूल जाओ, नीचे कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि उसने बोला हमारे पास जो आर्क है वो है इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। मतलब ये ऐसी कोई कहानी हमको करनी नहीं है, बस हमें तो एलिप्स बनाना पड़ता है ना, इसलिए अपन बात कर रहे हैं, इसलिए अपन ने इतना बोला, वरना रियलिटी में तो बस ये इतना ही चल रहा है। ऊपर की तरफ कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क। ये आर्क की हाइट यूं ऐसे करके, कहां से, एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। भैया एक एंड ये रहा, इस एंड से 1.5 मीटर इधर आना है। मैंने बोला सपोज यहाँ पे आ गए अपन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का मैंने नाम दिया P। B से P की डिस्टेंस है 1.5 मीटर। इस पॉइंट P से आर्क की हाइट बतानी है, ये बताना है। तो इसका मतलब इस पे बात चल रही है, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, क्यों, तो आपको ये हाइट बतानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, मतलब ये निकालना है। ये निकालने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये निकालने का मतलब ये हुआ हमें इस पॉइंट का, कौन से Q पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट निकालना है। क्योंकि ये क्या होता है, ये मतलब इसकी हाइट, और ये हाइट क्या होता है, ये हाइट का मतलब होता है भैया कि यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस, जैसे मैं इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये जो चीज दिख रही है ये क्या होता है, ये इसके बराबर, और ये क्या है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने किया है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो x कोऑर्डिनेट होती है और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, y कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट का क्या निकालना है, क्योंकि 2 ये पूरा है बेटा, ये 2 यहाँ तक नहीं है, 2 तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और अपने को ये चीज निकालनी है। तो भाई पहले तो एक चीज पता लग गई, अगर ये 1.5 है तो OP कितना आएगा, 2.5, क्योंकि मुझे पता है A 4 है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितनी भाई, 4 है, और इसमें से 1.5 है, तो OP कितना आएगा, OP आ जाएगा मेरा 2.5। अगर ये 2.5 है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये अगर 2.5 है तो इस पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया, 2.5। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट तो आ गया 5/2, और y कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको y मान लिया। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गया 5/2 y, और ये y ही मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे इसकी हाइट निकालनी है। और हाइट का मतलब क्या बच्चों, इस पॉइंट का
वाई कोऑर्डिनेट, सीधी सीधी सी बात है भाई। ये पूरा 4 था, ये 1.5 है, ये 2.5 आ गया। अगर ये 2.5 है तो इसका मतलब पता लग गया कि भैया ये जो डिस्टेंस है ना, ये ओपी, ये किसके बराबर है, इस वाले डिस्टेंस के। और ये डिस्टेंस क्या होती है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई। और पी क्यू इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, और पी क्यू मुझे निकालना है, तो पी क्यू को मैंने वाई बोल दिया। चाहूं तो मैं यहाँ वाई की जगह पी क्यू भी लिख सकता हूँ, चाहूं तो मैं वाई की जगह पी क्यू भी लिख सकता हूँ। तो पी क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू का मतलब वाई है, और मुझे इस क्वेश्चन में पी क्यू निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे देखना भाई, सीधी सीधी सी बात है बेटा। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ये अगर कंडीशन है ना कि ये मेरी मेजर एक्सिस है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरे एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए कितना बच्चों 4। आप बोलेंगे सर आपके एलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, सर बी भी आपके पास है वो 2 है, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो भैया ये मेरे एलिप्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये मेरे एलिप्स की इक्वेशन है। अब मुझे पता है कि ये पॉइंट Q इस पे लाई कर रहा है। सिंस Q लाइज ऑन दिस एलिप्स, तो Q इसको सेटिस्फाई करेगा, तो Q के कोऑर्डिनेट में इसमें पुट कर दूंगा। बस इतनी सी कहानी है। सिंस Q लाइज ऑन एलिप्स, ऐसा है तो Q के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह तो लिखूंगा बच्चों 5/2, तो x की जगह तो लिखा मैंने 5/2 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा बच्चों 16, ठीक है, प्लस y की जगह y रहेगा क्योंकि y निकालना है, वाई स्क्वायर अपॉन 4 और इक्वल टू 1। बेटा देखिएगा 5/2 का स्क्वायर तो ऊपर तो आ जाएगा 25 और अपॉन में 4। अब ये 4 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 25 अपॉन 4 आएगा ना, तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, तो 25 अपॉन 4 इंटू 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे सर ऊपर 25 है और अपॉन में 16, 4 जा 64 बन गया, तो सर अपनी इक्वेशन आ जाएगी, एक बार देख लेना, 25 अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो बेटा वाई स्क्वायर निकलेगा पहले, ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। तो देखिएगा इधर इक्वेशन सोल्व करते हैं, हम लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 में से माइनस कर देंगे किसको, 25 अपॉन 64 को। एलसीएम लेंगे 64 आएगा, 64 को 1 से करेंगे 64, मतलब सीधा 64 में से 25 माइनस कर देते हैं। चलो माइनस करते हैं 64 में से किसको, 25 को। 14 में से 5 जाएगा भाई, 9 बचेगा, वहां रहेगा अपने पास 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा 39। तो पता लग गया वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 39, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में बेटा 64 चल रहा है। तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, अपन ने माइनस के बच्चों 64 में से इसको, तो पता आ गया हमारे पास 39 और अपॉन में कितना है 64। अभी देखिए नीचे 4 है, वहां पे 64 है, तो पहले 4 से हमारा 64 कट जाएगा बच्चों, कितनी बार 16 बार, ये कट गया हमारा 16 बार। अब इधर सिर्फ वाई स्क्वायर रह गया और उधर 39 अपॉन 16 है। तो देखिएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर इधर रह गया और उधर है बच्चों 39 अपॉन 16। बेटा y निकालना है, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो भाई y निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 39 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, रूट में रह जाएगा, और 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 39 अपॉन 4, तो y की वैल्यू रूट के अंदर 39 अपॉन 4, यही मेरा आंसर है। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, y निकालना है, क्योंकि y का मतलब है ये वाली हाइट, क्योंकि PQ का मतलब क्या है, PQ का मतलब है बच्चों y, तो मुझे PQ निकालना था, क्वेश्चन में हाइट निकालनी थी आर्क की, तो वो मेरा आंसर आ चुका है। मैं लिखूंगा PQ इक्वल टू रूट के अंदर 39 अपॉन 4। ये हुई दोस्तों मेरी कहानी, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो PQ की वैल्यू है रूट के अंदर 39 अपॉन 4। अब एक क्वेश्चन और है बेटा, बहुत ही मजेदार है, अब अपन वो लेंगे। अब बच्चों देखिए एलिप्स से रिलेटेड एक और हमारे पास वर्ल्ड प्रॉब्लम का बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बेटा, तो वो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लिख दिया है पहले से ही। क्वेश्चन इतना प्यारा है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आपको खुद को मजा आ जाएगा, आप खुद कहेंगे कि वाह सर कितनी बढ़िया बात है इस क्वेश्चन के अंदर। देखना आप, पता है क्या कहा गया है और एलिप्स का क्वेश्चन क्यों है, देखिएगा। अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फ्लैग पोस्ट, ठीक है, वो एक रेस कोर्स पे दौड़ रहा है बच्चों, और कहा जा रहा है सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 फ्लैग पोस्ट, जैसे एक फ्लैग पोस्ट यहाँ पे है F1 और एक फ्लैग पोस्ट यहाँ पे है F2,
ठीक है। इन दोनों से इस आदमी की डिस्टेंसेस का सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट। जैसे ये पर्सन यहाँ पे, ठीक है, इस जगह ये पर्सन खड़ा हुआ है, तो इस पर्सन की यहां से डिस्टेंस और इस पर्सन की यहां से डिस्टेंसेस का जो सम है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। इसका मतलब ये आदमी कहीं पे भी चला जाए, जैसे ये आदमी अभी यहाँ पे इस जगह, अगर ये आदमी यहाँ की जगह बेटा इधर घूमता हुआ यहाँ चला जाए या फिर यहाँ घूमता हुआ यहाँ पे आ जाए, ये आदमी कहीं पे भी चला जाए, हर बार इस आदमी की यहाँ से इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का जो सम है वो 10 मीटर है। मतलब अगर यहाँ पे चला जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों का सम, यहाँ चला जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इन डिस्टेंसेस का सम क्या आएगा, कांस्टेंट। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, एलिप्स की डेफिनेशन होती है कि भैया ये पॉइंट इस प्लेन में कहीं पे भी ट्रेवल करे, अगर इस पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा इक्वल है, कांस्टेंट है, तो फिर ये जो पॉइंट है, ये जो पाथ ट्रेस करेगा वो पाथ कैसा होगा, एलिप्टिकल पाथ, मतलब ये एलिप्स बनाएगा। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन निकालनी है उस पाथ की, और वो पाथ क्या है मेरा भाई, वो है एलिप्स, मतलब हमें एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। तो ये तो कहानी क्लियर हो गई कि यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस का सम कितना दे रखा है, 10 मीटर। और भैया इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, और फोकल डिस्टेंस जो होती है ना वो पता है किसके इक्वल होती है, वो मेरे भाइयों फोकल डिस्टेंसेस का सम दे रखा है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a के इक्वल होता है। तो ये जो कहानी दे रखी है वो दे रखी है 2a के इक्वल, 2a इक्वल टू 10। तो अगर हमें कभी कोई पॉइंट दे रखा हो उसकी इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंसेस का सम, मतलब इसकी यहां से और इसकी यहां से डिस्टेंसेस का सम अगर कांस्टेंट दे रखा है, तो पहले तो भेजे में बात क्लियर हो गई कि ये क्या है, एलिप्स है। और फिर उसके बाद हमें ये भी पता लग गया कि भैया ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, इसका मतलब होता है क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है ये काम, 2a, और 2a इक्वल टू 10। इसलिए हमें पता लग गया a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5 आएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है, इस पे ध्यान देना आप, ठीक है। इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस और इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस, इन दोनों का जो सम होता है वो 2a के इक्वल आएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे बोला गया एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट, मतलब ये पहला फ्लैग पोस्ट, ये दूसरा फ्लैग पोस्ट, इनको हमने क्या बोला, हमारे एलिप्स की फोकाई, ठीक है। तो दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है मेरे भाइयों, आपको बहुत अच्छे से पता है वो क्या होती है, 2c। तो हमें ये पता लग गया कि दोनों फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 2c, और 2c की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 8 दे रखी है। तो यहाँ से पता लग गया कि c कितना आने वाला है, यहाँ से पता लग गया c हमारा 4 आने वाला है। a पता है भाई, सी पता है, बी निकालना बच्चों का खेल है। क्यों, क्योंकि हमें पता होता है इन तीनों में एक रिलेशन होता है, और इक्वेशन बनाने के लिए हमें ए और बी चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है भैया। यहाँ से पता लग गया बी स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मुझे ए स्क्वायर में से सी स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर 25, सी 4 है, 4 का स्क्वायर आएगा बच्चों 16, तो बी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास कितना भाई, 9। बी स्क्वायर अगर मुझे 9 मिल गया तो मुझे तो बेटा जिंदगी का मजा आ गया। क्यों, क्योंकि मुझे तो मेरी इक्वेशन जो है वो पहले से ही पता होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरे एलिप्स की इक्वेशन होती है। मैं ए की जगह ए की वैल्यू छापूंगा, बी की जगह बी की वैल्यू छापूंगा, तो इक्वेशन आ जाएगी बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है बेटा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट ही रखा हुआ है, और वो कितना है बच्चों 9 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द मेन, और वो कैसा है, एक एलिप्स है। तो एलिप्स की इक्वेशन यहाँ पे निकालनी थी बच्चों, मैंने निकाल दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में, और है भी बड़ा आसान, समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये एलिप्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ना यार भाई, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। मैंने काफी सारे क्वेश्चन भी लिए बेटा, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कि उसको ये नहीं लगे कि हमको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आते हैं और हमें जो वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले बेटा, क्योंकि वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ना, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, तो किसी बच्चे को ये ना लगे कि भैया हमें तो वर्ल्ड प्रॉब्लम आई नहीं रही, हमें तो ये जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन हमें तो आते ही नहीं है। तो बेटा इसलिए मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाए। तो अभी तो ये सारी बातें हमारी एलिप्स रिलेटेड खत्म हो चुकी है। एक बात आपको बता देता हूँ काम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई पॉइंट है जैसे P, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अगर ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो बेटा आप हमेशा याद रखना -x, y भी एलिप्स पे लाई करेगा,
माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, ये पॉइंट भी एलिप्स पे लाई करेगा। और मेरे भाइयों एक्स कोमा माइनस वाई, ये पॉइंट भी एलिप्स पे लाई करेगा, क्योंकि हमारा एलिप्स जो होता है ना बेटा, वो इधर भी क्या होता है सिमेट्रिक और ऊपर भी क्या होता है सिमेट्रिक। तो ये मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि एक पॉइंट है P2,3 ये एलिप्स पर लाई कर रहा है, तो क्या -2,3 भी लाई करेगा? हम कहेंगे यस लाई करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था एक जो आपको याद रखना है। तो बेटा सारी बातें खत्म हो चुकी है, तो अब हम मिलते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपके लिए हाइपरबोला लेके आऊँगा मेरे भाइयों, जो कि हमारे पास यहाँ का आखिरी फिगर है, और हाइपरबोला के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप एलिप्स को अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, और जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बेटा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, दोबारा मिलते हैं बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।